यस, वेलकम बैक। जिनका आप हैंड रेज करें, आयना अंसारी, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क योर डाउट। नहीं, आपने अभी अनम्यूट किया हुआ है। हाँ, ये अनम्यूट है। आप मल्टीपल स्टूडेंट्स को अनम्यूट कर दीजिए सो दैट। हेलो। Hello, sir. यस आयना। Sir, I want to ask about what is fascism. फैसिज्म एज अ इज्म सजेस्ट, तो कुछ लोग कहते हैं कि आइडियोलॉजी है। इसके कुछ कोर फीचर्स हैं। फासिज्म सिस्टम में किसी एक पर्सन को सुपरमैन की तरह ट्रीट किया जाता है। तब माना जाता है कि उसके पास सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ हैं और वही देश को नेक्स्ट लेवल डेस्टिनी तक लेके जाएगा। नंबर वन फीचर तो ये है। दूसरा फीचर है कि प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म के थ्रू मीडिया, इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन, इन सब पर प्रभाव उस पर्टिकुलर पर्सन और उसकी जो पर्सनल विजन है टुवर्ड्स दैट नेशन, एम्बिशन आप कह सकते हैं, प्रोपेगेंडा कह सकते हैं, उसी का कंट्रोल हो जाता है। कई बार ऐसे में रेसिज्म का भी इस्तेमाल किया जाता है सो दैट this particular person can tell that you people are superior race। ऐसे में ट्रीट किया जाता है कि वॉट एवर स्टेट इज सेइंग, यानी कि जो सरकार कह रही है वही सही है, उसके अलावा कुछ और सही नहीं हो सकता। एक्चुअली एक्सप्रेस योर सेल्फ बेटर विद रेस्पेक्ट टू फैसिज्म, हम ये आइडियोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं और वहां पर इसको इंटरप्रेट, मतलब इसको समझाने के लिए हम डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं। जैसे मुसोलिनी का कहना था कि नथिंग बिफोर स्टेट, नथिंग अगेंस्ट स्टेट, नथिंग अबव स्टेट। तो मतलब जो सरकार कह रही है उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। उसके अगेंस्ट जाना यानी कि देश के लिए खराब है। राइट, बहुत ज़्यादा पावर का कंसेंट्रेशन स्टेट के पास हो जाता है, डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज आ जाती हैं देश में। इसको हम कहते हैं फैसिज्म। Thank you, sir. ओके। आशुतोष मिश्रा, भावना पांडे, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछना चाहती थी दैट जैसे इंडियन गवर्नमेंट अभी बार बार डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम्स पे ये कहती है दैट इंडिया इज द मदर लैंड ऑफ डेमोक्रेसी, बट इन पीएसआईआर हम पढ़ते हैं दैट एथेंस में हुआ है। तो सर अगर सपोज इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हम तो डायरेक्टली गवर्नमेंट के स्टैंड के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते, तो हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात तो व्हेन गवर्नमेंट सेज दैट इंडिया इज मदरलैंड ऑफ डेमोक्रेसी, तो हर एक बात का ना कंटेक्स्ट होता है। कंटेक्स्ट यानी कि उसका बैकग्राउंड क्या है। व्हेन इंडियन लीडर इज सेइंग दिस, तो उनका मतलब ये है कि इंडिया दुनिया में सबसे बड़ी, सबसे स्थिर डेमोक्रेसीज में से एक है। राइट, इट इज नॉट अबाउट अच्छा। हिस्टोरिकल फैक्ट। फैक्ट की बात करें तो एंशंट ग्रीस में भी, और साथ में ये भी कहा जाता है उस समय के इंडिया में भी रीजनल लेवल पर एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी होता था। कारण, क्योंकि हम ऐसे वर्ड्स का यूज करते हुए देखते हैं, सभा, ऐसे वर्ड्स का यूज करते देखते हैं कि जहां पर जैसे बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि माना जाता है कि जो राजा बनेगा वो भी सम्मत होगा, मतलब सर्वसम्मति से बनेगा, कंसेंसस से बनेगा। तो मतलब ऐसे यस आइडियाज सर। जो हैं वो इंडिया में भी थे एंशियंट टाइम में और वेस्ट में भी थे। पॉलिटिकल साइंस को एज अ सेपरेट डोमेन जो जनरेट किया वो वेस्ट ने किया। तो इस वजह से यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि अच्छा, एथेंस में इस तरह की डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती थी, जैसे एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता था। लेकिन उस तरह की डेमोक्रेसी में तो आप ये देखिए ना, उसको ये कंपेयर मत कीजिए कि आज की डेमोक्रेसी वहां से आई है, क्योंकि उस उससे डेमोक्रेसी के कितने स्टेजेस आए हैं इवोल्यूशन के। ऐसा तो वहां पर ना तो बूढ़ों को सिटीजनशिप थी, ना बच्चों को थी, ना महिलाओं को थी, ना स्लेव्स को थे। हम्म। लेकिन क्या आज डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इसके आसपास भी भटकता है? नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी का बेस आइडिया क्या है? इक्वालिटी, सब बराबर होंगे, लिबर्टी, किसी का दमन नहीं होगा, रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, पैटर्निटी, आपस में बंधुत्व की भावना होगी। तो आज ये जो तीन वर्ड्स हैं ये डेमोक्रेसी के एसेंशियल टीनेट्स माने जाने लगे हैं। तो इसका अगर हम बात करें तो एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट जो है इंडियन डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो ओके इंटरव्यू में सर। सर पूछा मैं जाए, सेकंड। इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप दोनों पक्षों के बारे में बताएंगे। ठीक है। ओके सर। सर माय सेकंड क्वेश्चन इज सर, कैन वी से दैट इंडिया भी एक टाइम पे थ्रेट हो सकता है यूएस हेजेमनी के लिए, डिस्पाइट दिस फैक्ट दैट हमारे कल्चरल वैल्यूज सेम है रिगार्डिंग डेमोक्रेसी, और या और भी जो है आ, जैसे अगर चाइना है। अगर थ्रेट आप समझ रहे हैं इकोनॉमिक वे में,
तो हर रेस की एक ही बात होती है कि रेस में विनर एक ही होता है, फर्स्ट पोजीशन किसी एक की होती है। तो इफ यू थिंक ऑफ Yes, sir. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ रेस फॉर पावर, so definitely every rising power is going to be a threat to a hegemon। जो जिसका भी वर्चस्व है उसका वर्चस्व जाएगा। इतिहास ऐसे ही चलता है। एक टाइम पर ब्रिटेन का वर्चस्व था, गया। आज यूएस का वर्चस्व देखा जाता है, उस पर सवाल उठता है, लगता है कि वो हेजेमनी डिक्लाइन हो रही है। तो यस, तो वो तो Yes. चेंज होता ही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। सर जैसे आपने जो हमें पॉइंट्स बताए वो पॉइंट्स तो ऑलरेडी फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को पता ही होंगे, तो वो इंडिया तो वो यूएसए को इस तरीके से सपोर्ट क्यों करते हैं फॉर इंडिया इज इंटरेस्ट, ये जानते हुए भी दैट वी आर यूजिंग दे आर यूजिंग अस। They are using us, but we also know that our best probability as of now to safeguard our interest is with US। तो कहने का मतलब है US अगर इकोनॉमी को फायदा पहुंचाना है, और चाइना हमारे लिए थ्रेट तो बना हुआ है ना बॉर्डर पर भाई। यस सर। गालवान वाला इशू हम सबको पता है, अरुणाचल में जो इशू है हम सबको पता है। तो वो तो चाइना से यूएस नहीं करवा रहा, चाइना कर रहा है। तो ऐसे में उसको Yes, अगर sir. काउंटर करना है तो हमें अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, और ताकत के लिए केवल रशिया की ताकत नहीं काम आएगी, हमें यूएस की ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो Okay, sir. Thank you. यस, क्योंकि यूएस इज मोर डिटरमाइंड टू काउंटर चाइना। रशिया चाइना को काउंटर करने के लिए इतना डिटरमाइंड है ही नहीं, क्योंकि रशिया और चाइना हाँ, आपस अभी में उसको कर complement भी नहीं करते हैं। सकता अभी। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। ओके, कपिल चौधरी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैं आशुतोष। सर मेरा सवाल है कि ये यूएस एंड वेस्ट का फियर क्या है रशिया के साथ, जो वो उन लोग को इतना काउंटर करते हैं। जैसे कि अभी इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर हेजेमोनी को थ्रेट होगा क्या, तो हमेशा जो बेस्ट होना चाहता है तो सेकंड बेस्ट की प्रोबेबिलिटी जो भी रखता है उसको कमजोर करने की कोशिश करता है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। इफ यू थिंक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन कंटेक्स्ट ऑफ पावर पॉलिटिक्स। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको हेजेमोन बनना है तो मैंने एक यहाँ पर पॉइंट दिया था, बैंड वैगनिंग, राइट। ज्यादा से ज्यादा देश आपके साथ हो। मुझे बताइए ज्यादा से ज्यादा देश आपके साथ कब होंगे? जब उनको फायदा होगा आपके साथ होने में। और सबसे बड़ा फायदा जो यूएस प्रोजेक्ट करता है अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमी, दैट इज सिक्योरिटी। तो यूएस प्रोजेक्ट करता रहा है कि यूएसएसआर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कैपिटलिस्ट नेशंस के लिए, क्योंकि यूएसएसआर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाला नेशन है। रशिया पर भी ऐसे ही आरोप लगते हैं। तो माना जाता है कि अगर रशिया एक्सपेंड कर रहा है अपनी पावर तो वो अंडरमाइन करेगा यूरोपियन नेशंस के इंटरेस्ट को। तो ऐसे में यूरोपियन नेशन जो है यूएस से लेड नेटो के अंडर आना पसंद करेंगे। अगर थ्रेट ही ना हो कोई, अगर रशिया को थ्रेट ही ना प्रोजेक्ट किया जाए, या रशिया थ्रेट ही ना हो, तो आपको लग रहा है कि जो यूरोपियन नेशंस है वो इतना ज्यादा यूएस की तरफ इंक्लाइंड होंगे? नहीं ना। तो कई बार अगर दूसरों को अपने साथ रखना है तो डर क्रिएट भी करना पड़ता है, कारण क्रिएट भी करने पड़ते हैं। समझ रहे हो? ओके सर, यस सर, थैंक यू सर। ओके, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर कपिल चौधरी है जी। कपिल सर, लास्ट जो न्यूज लेटर आया था लास्ट वीक, उसमें सर एक क्वेश्चन था कि साउथ एशिया इज रिगार्डेड एज द बीइंग रिगार्डेड एज द मोस्ट disintegrated region in the world. Sir, how logical would it be to say that the South Asian countries are the least integrated in the world, while Middle East countries are most in conflict? As we usually see that Israel and that conflict, Yemen conflict, बिल्कुल सही and Azerbaijan, Armenia. बिल्कुल। अब मैं एक पॉइंट आपको देता हूँ, उसी में सारा इसका आंसर है। व्हेन यू से अरब कंट्रीज, सो यू इंक्लूड सऊदी अरब एंड other countries who are on Arab Peninsula. They are deeply connected with their Arabic culture, right? And this has been one reason that Saudi Arab is considered as leader of Sunni Muslim world. They were economically connected. As of now, they are also connected. Geopolitically connected. They are as of now connected. When it comes to conflict you are referring, the conflict are connected to which axis? Axis of Iran and Israel. Iran siding with Yemen, siding with Lebanon.
ये एक ही एंगल है। इजराइल एक एंगल है ज्यूज वाला अगेंस्ट अरब, लेकिन अरब अगर हम एंटिटी की बात करें तो उसमें तो हमें एक होमोजेनिटी एक साथ दिखता है। जबकि अगर मैं साउथ एशिया की बात करूं तो साउथ एशिया में फॉर एग्जांपल टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ पर आपको वैसी कोई यूनिटी किसी 3 देश का एग्जांपल बता दो आप कि यार ये 3-4 देश तो ऐसे हैं कि यार ये बिल्कुल एक साथ ही खड़े हैं, ये काउंटर नहीं खड़े होते। एक समय पर नेपाल, इंडिया और भूटान के लिए कहा जाता था, बट नेपाल is also looking for other options from past many years and that option is China। तो कहने का मतलब है कि हमने अपने पोटेंशियल को रियलाइज नहीं किया है, जो पोटेंशियल हमारे अंदर है, इसी वजह से लीस्ट इंटीग्रेटेड है ट्रेड के एस्पेक्ट में, जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट में, इस वजह से लीस्ट इंटीग्रेटेड। सर माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट सर सिंगापुर यूजुअली इंडिया से टैक्सी सर्विस लेता है सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, जबकि सर सिंगापुर है वो इक्वेटोरियल कंट्री है और इंडिया भी अपना जो एक बेस बना रहा है वो भी तमिलनाडु में रिसेंटली जो बनाने का सोचा है इन्होंने। तो सर व्हाई नॉट इंडिया को फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंक्लूड करके इंडिया और सिंगापुर मिलके एक लॉन्चिंग स्टेशन सिंगापुर के अंदर ही बना दे, शायद फिजिबल होगा अपने लिए। डिपेंड्स ऑन विलिंगनेस ऑफ बोथ द नेशंस, क्योंकि कई बार ये आपकी वो भी देखी जाती है, फाइनेंशियल वायबिलिटी देखी जाती है। अगर मतलब सिंगापुर को लगता है कि यार मेरी जो यूटिलिटीज हैं दैट आर ऑलरेडी बीइंग सर्व्ड बाय प्रेजेंट अरेंजमेंट्स, तो वो उस तरफ इतना ज़्यादा जागरूक नहीं होगा। जिस दिन उनको लगेगा कि यार इस तरफ चलो हम इन्वेस्ट कर लेते हैं तो वो कर लेंगे, जब तक उनका काम चल रहा है दूसरी एजेंसीज को पैसा देके अपना काम कराने में चल रहा है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। Good morning, good evening, sir. Nidhi is here. यस निधि। क्रिटिसिज्म का मुझे लास्ट वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। कौन सा पॉइंट? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज द बिगेस्ट चैलेंज टू रियलिज्म। एग्जाम्पल जैसे WTO आ गया, WTO इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? और WTO की वजह से WTO में जब भी आप मेंबर बनते हैं ना, यू हैव टू साइन सर्टेन पैक्ट्स, कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल GATT, GATS, ट्रिप्स, ट्रिम्स, AOA, ये 5 समझौते हैं। तो इसमें अगर मैं GATT का ही एग्जांपल दूं, हालांकि मैं इन सब चीज़ों को डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम में, तो GATT का एग्जांपल हूं तो GATT कहता है कि भाई दूसरे देश से जो आपका ट्रेड है वो उन्हीं शर्तों पर चलना चाहिए, मोरोवर जिन शर्तों पर आपने WTO में एग्रीमेंट किया है बाकी सब मेंबर नेशंस के साथ रिलेशन रखने के लिए। ट्रेड रिलेशंस मतलब ट्रेड रिलेशंस की शर्तें मोरोवर सभी देशों के साथ एक जैसी रहनी चाहिए, मोरोवर, ठीक है। और ऐसे में अगर आप दूसरे से आने वाले किसी प्रोडक्ट पर बैन लगाना चाहते हैं तो बैन आप केवल नेशनल इंटरेस्ट या फिर हेल्थ को अगर कोई इंपैक्ट करे, नेशनल सिक्योरिटी शुड, व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी, नॉट नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी और हेल्थ, 2 चीज अगर इंपैक्ट हो तो आप बैन लगा सकते हैं, राइट? तो इस वजह से अब भले ही मर्शाइमर ने 2001 में कह दिया कि भाई चाइना इज योर बिगेस्ट थ्रेट, लेकिन क्या यूएस से पूरी तरह चाइना से अपनी सप्लाई चेन को डीकपल कर पाया, हटा पाया कि चलो भाई अब तुमसे नहीं करेंगे हम किसी और से करेंगे? नहीं। अल्टीमेटली यूएसए और चाइना दोनों जो है WTO के सिग्नेटरी नेशन है, तो उसी समझौते के हिसाब से दोनों को चलना पड़ेगा। तो भले ही पॉलिटिकल फ्रंट पे हम ये सब बातें करते रहें कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट इकोनॉमिक अलाइनमेंट ऐसी है कि कितने सारे लोग यूएस के चाइना में आते हैं, ट्रेड करते हैं, अपनी फैक्ट्रीज का कॉन्ट्रैक्ट वहां पर देते हैं जो भी उन्हें बनवाना है, ऐसी चाइनीज लोग वहां पर बिजनेस करते हैं। So they have actually created, this international organizations have created a atmosphere of economic cooperation around the world, which is also influencing the political cooperation. तो इस वजह से जो रियलिस्ट कहते हैं कि पॉलिटिकल कोऑपरेशन कुछ नहीं, कन्फ्रंटेशन इज द रियलिटी, कॉम्पिटेंस इज दिस कॉम्पिटिशन, स्ट्रगल फॉर पावर इज द रियलिटी। तो यहाँ तो कोऑपरेशन हो रहा है, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से एक क्वेश्चन उठ रहा है रियलिज्म पर, ये क्रिटिसिज्म है। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है, थैंक यू। ओके, हम अग्रवाल। Good evening, sir. Good evening. Can you hear me? Yes, yes, I can. Sir, my question is regarding some follow-up question, sir. Sir, so you taught us that after the disintegration of USSR, there was a rise of offensive realism.
नो, मैंने ये नहीं कहा देयर वाज राइज ऑफ ऑफेंसिव रियलिज्म, मैंने कहा कि जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, तो उसकी वजह से सवाल उठने लगा रियलिज्म पर कि देखो अब तो कोऑपरेशन होगा। मैंने कहा अब देखो ये यल्स्टीन आ गए हैं, शेकिंग हैंड विद कैपिटलिज्म। तो मैंने कहा इस वजह से रियलिज्म को बचाने के लिए इस समय पर हमने ऑफेंसिव रियलिज्म एज एन आइडिया को इमर्ज करते हुए देखा। तो आइडिया इमर्ज होना और ऑफेंसिव रियलिज्म का यूज होना, दोनों में फर्क है कि नहीं? यस सर। है ना? तो तब मैंने तो कहा सर मैं, आप ऐसे याद रखो, जैसे डिटेंट फेज में रिलैक्सेशन हुई थी, टेंशन, तो रियलिज्म पे क्वेश्चन उठा, तो कौन आए? केनेथ वॉल्ट्स आए डिफेंसिव रियलिज्म लेकर। कोल्ड वॉर आया, फिर दोबारा में कोऑपरेशन आने लगा, शांति आने लगी, तो कहा कि यार फिर क्वेश्चन उठा रियलिज्म पे, तो इस बार कौन आए? ऑफेंसिव रियलिस्ट मर्शाइमर आए। But sir, you can say that sir, एक और event हुआ था ना सर, after like 9/11, so there was also a change in this realism also, you can say that sir. Like another set of realism is rising, like sir, war on terrorism हुआ था सर, the focus of foreign policy also completely changed sir. बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हम अभी आगे हम जानेंगे। जो 9/11 के बाद जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश का वॉर ऑन ग्लोबल टेररिज्म है, वो कैसे शिफ्ट कर रहा था चीज़ों को, और उसके बाद एक्चुअली इंडिया के साथ भी कोऑपरेशन बढ़ा यूएस का। उससे पहले तो इंडिया को वो सीरियसली नहीं ले रहे थे इस प्रॉब्लम को कि टेररिज्म सबकी प्रॉब्लम है। बट यू आर कनेक्टिंग द थ्रेड्स राइट। इफ यू वांट टू आस्क कि आपका कनेक्शन ठीक है कि नहीं, आपका कनेक्शन ठीक है। थैंक यू सर। ओके, राहुल राज, प्रज्वल देश पांडे, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर एक्चुअली मेरे दो क्वेश्चन है सर। पहला क्वेश्चन था सर, जब आप कल पीरियड्स ऑफ पीएसआर फॉरेन इंटरनेशनल रिलेशंस में बता रहे थे वॉर पीरियड में, कि वेस्टर्न कंट्रीज वर हैप्पी विथ हिटलर दैट ही वाज फाइटिंग कम्युनिज्म एंड ऑल अगेंस्ट यूएसएसआर। तो वो जो एक नॉन एग्रेशन पैक्ट जो साइन किया था ना सर, वाज इट लाइक शॉकिंग फॉर द वेस्ट और दे न्यू दिस वाज कमिंग फ्रॉम हिटलर? सबसे पहले तो पूरा वेस्टर्न कंट्रीज वर्ड मत यूज करिएगा प्लीज, यू शुड Yes, यूज sir. फ्रांस एंड ब्रिटेन, ठीक है? Okay. क्योंकि फिर तो जर्मनी में भी आप उसको वेस्ट में काउंट करेंगे ना, फिर तो उसको अदर को Yes, भी sir. करेंगे। Yes. कई लोग ऐसे थे जो इतने ज्यादा असर्टिव नहीं थे। तो इफ यू वांट टू आस्क कि वेदर दे न्यू दैट दिस इज कमिंग, तो देखिए प्रोबेबिलिटीज तो हर कोई लेकर चलता है, रूल है फॉरेन पॉलिसी का। when Yes, when sir. it comes to security concern of a nation, then you need to take into consideration the worst possible scenario, और उसके हिसाब से ही नीतियां बनती हैं। Yes, sir. सर सेकंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग अभी कैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन होने के बाद अभी जो न्यू फीलिंग उभर आ रही है कि यूएसएसआर द सोवियत यूनियन को वापस लेके आना है, वो वाली जो कंट्रीज का वापस पुतिन का भी वही चल रहा है ना सर, डोनेट्स्क रीजन को अक्वायर कर लिया यूक्रेन। तो वैसे ही सिमिलर थॉट टर्की में भी आ रहा है क्या? ओटोमन एम्पायर एंड वो वर्ल्ड वॉर 1 का जो सिनेरियो था ना सर, उसको क्या फिर एर्गोदन अभी फिर से ये कर रहा है क्या सर? यस, कई स्कॉलर्स का मानना है कि अभी जो टर्की की फॉरेन पॉलिसी है, इट इज़ बेस्ड ऑन कि ओटोमन एम्पायर जिसका उद्भव टर्की से हुआ था, तो ऐसे में उस हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिज़ाइन करें। एग्जाम्पल के तौर पर जो आज आप सर्बिया कोसोवो कॉन्फ्लिक्ट देखते हो, या फिर ये अजरबैजान आर्मेनिया वाला देखते हो, हर जगह पर जो टर्की स्टैंड लेता है, तो टर्की दिखाना चाहता है कि टर्की इज अ लीडर ऑफ दिस रीजन। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के एंड तक ओटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया था, मतलब डिसइंटीग्रेट तो पहले ही होना स्टार्ट हो गया था, मतलब इट वाज लाइक लास्ट नेल इन द कॉफिन जब रिपब्लिक कन्वर्ट हो गया था टर्की। तो अब किसी भी देखो, किसी भी पावर को अगर राइज होना है और राइट विंग इज अ वे, तो हमेशा हिस्ट्री की प्राइड को इस्तेमाल किया जाता है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए भी। तो एर्डोगन की जो खुद की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसमें ये राइट विंग इस्लामिज्म इसका इस्तेमाल करना और फिर इंटरनेशनल लेवल पे इसको प्रोजेक्ट करना, ये दोनों चीजें एक सिंक में है। यस सर। तो यस, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मतलब कितना वो कर पाएंगे वो तो समय बताएगा, क्योंकि उसके जो चांसेस हैं वो कम लगते हैं, क्योंकि टर्की अभी कितनी बड़ी पावर नहीं है। यस सर, ओनली और सपोर्ट भी बहुत कम मिल रहा है टर्की को एज ऑफ नाउ। एग्जैक्टली, टर्की ने दुश्मन उनको बना लिया है,
जो हाँ। बड़े पावर हैं और जिनको दोस्त यस बनाया है, वो हर टाइम टर्की को सपोर्ट करेंगे नहीं। इतना बड़ा यस एलाई सर। टर्की उनका है नहीं। एग्जाम्पल रशिया। हम्म, और रशिया के साथ भी टर्की के, मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह वो साथ ही खड़े हैं, क्योंकि टर्की नेटो का मेंबर भी है। और सीरिया वाले इशू में मिस्टर पुतिन और टर्की दोनों मतलब वहाँ पर एंगेज कर रहे हैं। तो दोनों मतलब टर्की एक ऐसे मैट्रिक्स में अभी टर्की उसका इस्तेमाल करना चाह रहा है, बट टर्की इज नॉट इन पोजीशन। देखते हैं अब ओके। आगे क्या होगा। यस, थैंक यू सर। जी, ओके। कोमल कुमारी, ध्रुवजीत पटगिरी, अनम्यूट तो कीजिए आप। चेतन राठौड़। देखिए, आज हम इस ऑब्जेक्टिव से बैठे हैं कि डाउट सेशन मैराथन लेके जाएंगे और आपको डाउट्स में मोक्ष दिला देंगे आज। ठीक है, तो जो भी आपको डाउट्स हों तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। सो मैं पूरे आराम से बैठा हूँ आज इसी वजह से कि आपके डाउट सारे सॉल्व किए जाएंगे। जी, हेलो सर, यस चेतन। मेरे दो डाउट है। पहला, पावर मोनिज्म मतलब? पावर मॉनिज्म का मतलब होता है इफ़ यू आर डिफाइनिंग योर थ्योरी जस्ट फोकसिंग ऑन पावर। जैसे कि अच्छा। रियलिज्म में क्या है, टू मच फोकस ऑन पावर, है ना। तो मॉन का मतलब होता है सिंगल, और पावर मोनिज्म का मतलब हुआ कि यू आर डिफाइनिंग द होल थ्योरी जस्ट फोकसिंग ऑन वन थिंग, दैट इज पावर। और दूसरा पॉइंट है कि एनजे टिकनर ने जो बोला था, बहुत फेमिनाइन कंपोनेंट भी हमें देखना पड़ेगा। तो वो फेमिनाइन कंपोनेंट क्या होता है फिर वॉर में? फेमिनाइन कंपोनेंट का मतलब है, उनका कहना है कि जो मैन होते हैं ना, वो ज़्यादा हम्म, पावर का मतलब डोमिनेशन मानते हैं। अच्छा। मैन जो है ज़्यादा वायलेंट होते हैं, तो मैन पावर सीकिंग होते हैं। उनका कहना है कि जो विमेन हम्म, विमेन होती है, उनके लिए पावर का मतलब कोऑपरेशन है। उनके लिए पावर का मतलब ओके। लव, पीस, कंजर्वेशन ये है। तो इसको वो कहती हैं दिस इज फेमिनाइन पर्सपेक्टिव। उनका कहना है कि अगर फेमिनाइन यानी कि महिलाओं के पर्सपेक्टिव को अगर जोड़ा जाता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो शायद दुनिया का ये हश्र ना होता जो आज हम। तो सर, दो और एक है, जो हैंडरेटन नोट्स होते हैं ना, हम्म। तो उसमें चेतन के इंटरनेट में शायद कुछ इशू हो गया, डिस्कनेक्ट हो गए। नो वरीज। आप नेक्स्ट स्टूडेंट प्रतिमा सिंह तोमर। चेतन, जैसे आप दोबारा आ जाएं, यस प्लीज कंटिन्यू। अनम्यूट है ना चेतन? एक बार चेक करिए दोबारा, सर्च कीजिए ना ऊपर, डायरेक्ट नेम्स टाइप कीजिए। ठीक है, यस चेतन। हेलो सर, यस, जो नोट्स। हैंडरेटन नोट्स में होते हैं ना, तो जी। अभी जैसे आपने पूरा माइंड मैप निकाल के समझाया था सब, हम्म कि डब्ल्यूटीओ के फंक्शंस वगैरह, हम्म तो अगर वो इंक्लूड हो जाते वैसे, हम्म और अभी बीच बीच में आप कुछ अच्छे पॉइंट्स बोलते हो जो लाइव लेक्चर में हमसे छूट भी जाते हैं, हम्म तो वो भी अगर इंक्लूड हो जाए हम्म डाउट सेशन हैंडरेटन नोट्स में, तो हम्म। वो सही रहेगा। जी, मैंने यही बात बोली एग्जैक्टली अभी जो हैंड नोट्स लिखते हैं, क्योंकि मुझे एक हम्म स्टूडेंट का मैसेज आया था यहाँ पर स्टार्टिंग में, अभिनव का, जिनका मैंने फोटो हम्म। फिर लिया था। तो नाउ ही इज गोइंग टू इंक्लूड दैट, ही इज गोइंग टू बी मोर केयरफुल अबाउट इट। ओके सर, और एक लास्ट है। हम्म जितना हम पढ़ते हैं ना हम्म पूरे 3 घंटे में, हम्म, अगर उतना आप लास्ट में 5-10 मिनट में अगर रिकैप दे देंगे पीपीटी दिखा के, ठीक तो है, वो माइंड में ज्यादा अच्छे से बैठ जाएगा। गॉट इट। कल से हम यही करेंगे। ठीक है, ठीक ठीक है सर। थैंक्स फॉर सजेशन। ओके आप इसको लिख लेना, जस्ट रिमाइंड मी दिस। सर, और एक तुर्की वाला है मैटर। हम्म। तुर्की अगर चाहता है कि ऑटोमन एम्पायर बनाना है उसको, हम्म। तो वेस्टर्न कंट्रीज तो बाद में अपोज करेगी, लेकिन जो अदर मुस्लिम कंट्रीज है लाइक सऊदी अरेबिया, ईरान, तो उनके वर्चस्व को धोखा हो जाए, इसके लिए, इसकी वजह से वो खुद ही अपोज नहीं करेंगे क्या? जी, वो अपोज करेंगे एक्चुअली। अभी वो ओटोमन एम्पायर तो ऐसा सच नहीं बना सकता, मैंने जैसे बताया कि इतनी बड़ी पावर नहीं है। और आज हम एक दूसरे समय में हैं जब कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून भी हैं, कुछ अलायंसेस भी हैं, स्ट्रांग हो चुकी हैं। तो टर्की इज़ नॉट इन दैट हम्म पोजीशन कि वो बना ले। जो उनका सवाल था ना, उनका सवाल इस बात पर फोकस था कि जो देश पहले ओटोमन एम्पायर का पार्ट थे, वो उस इतिहास का इस्तेमाल अपनी फॉरेन पॉलिसी को
यूज, उस इतिहास का वो इस्तेमाल अपनी फॉरेन पॉलिसी में कर रहा है। वो दिखाना चाह रहा है कि अल्टीमेटली देखो तुम पहले मेरे पार्ट थे ना, तो तुम्हारी विदेश नीति क्या होगी उसमें मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस रखना चाहता है। सो दैट काइंड ऑफ इनडायरेक्ट ओटोमन एम्पायर माइंडसेट वो यूज करना चाह रहा है, ऐसा कई स्कॉलर्स कह रहे हैं। जैसे इंडिया नेपाल और भूटान के साथ यूज करता है वैसे? नहीं, इंडिया नेपाल भूटान के साथ ऐसा नहीं करता, आप ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है। हाँ, आप कहेंगे कि हम तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक्स फॉर द सजेशन चेतन, इट्स अ गुड सजेशन। लास्ट मेरी बात Okay, रिकैप वाला। हाँ निकू गुप्ता, यस सर, यस, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर क्लासेस बहुत अच्छी चल रही हैं, सर बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, थैंक यू सो मच। सर एक रिक्वेस्ट थी कि सर एटलीस्ट 2 दिन में या फिर 3 दिन में आप सर एक हैंडरिटन जो आंसर है उसको आप सर ग्रुप में अपलोड करवा दीजिए, बिकॉज सर वो बहुत क्रिस्प होते हैं और उसको मतलब पढ़ के एकदम लगता है कि यस जो हमारा आंसर है कुछ ऐसा होना चाहिए। और सर ये एक रिक्वेस्ट थी प्लीज, ठीक है, मैं इसी को एटलीस्ट ट्वाइस अ डे या फिर हाँ ऐसे कुछ। हेलो, यस यस, सुन रहा हूँ मैं आपको। मैं हैंड रिटन आंसर्स अपलोड आपके कराने के लिए ड्रॉप की कर रहा हूँ मैसेज। आप पूछिए नेक्स्ट। यस सर, पूछिए। बस सर मुझे और कोई डाउट नहीं था सर, एवरीथिंग इज फाइन। ग्रेट, ओके, थैंक यू सो मच सर। पार्थ, गुड आफ्टरनून सर, एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल। सर क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। थैंक यू सर, why do we even study Plato? I mean, he is such a radical thinker. वो ऐसी बातें करते हैं जो कभी सच नहीं हो सकती, तो उनकी रेलेवेंस क्या है पढ़ने में, क्योंकि वो रियलिज्म से तो कहीं भी मेल नहीं खाती। रेडिकल की या फिर आइडियल की हमेशा नीड बनी होती है। मतलब रेडिकल की जगह हम आइडियल वर्ड यूज करते हैं। चलिए प्लेटो के लिए देखो, जब तक कोई रियलिज्म के बियॉन्ड बोलेगा नहीं तब तक कोई नई रियलिटी क्रिएट भी नहीं होगी। समझ रहे हो ये बात? समझिए आप कि किसी ना किसी को आदर्शवाद पर बात करनी पड़ेगी, और ऐसे आदर्शवाद पर जो आज बेवकूफ़ी मानी जाए, जिससे कि कभी ना कभी उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो प्रैक्टिकली एक रियलिटी बन सकती है। तो यानी कि हमेशा हमें जो एस्टैब्लिश ट्रूथ होते हैं उसके बियॉन्ड भी कुछ लोग ऐसे चाहिए होते हैं जो उस पर क्वेश्चन कर सकें, नई डायरेक्शन के बारे में बात कर सकें, फंडामेंटल्स को सवाल कर दें। तो प्लेटो वाज वन सच पर्सनालिटी, और उनका अपना एक यूटिलिटी होती है। सर हमारा एक बात पे तो कंसेंसस है कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो आइडियोलॉजी से ड्रिवन है। तो सर हाउ कम कि लिबरलिज्म दुनिया में इतना ज्यादा प्रेवलेंट है, वोकिज्म की शक्ल में, लिबरलिज्म एनजीओस की शक्ल में, पर फिर भी उसका फॉरेन पॉलिसी पे इतना इफेक्ट नहीं दिखता, फिर भी हम रियलिस्ट अप्रोच के अपनाते हैं फॉरेन पॉलिसीज के लिए। रियलिस्ट, अच्छा आपका कहना है कि क्यों अपनाते हैं? क्योंकि देखो नेचर ऐसा है ना, नेचर ऐसा है कि रियलिज्म आपको बताता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी बात क्या है कि सर्वाइवल। इंटरनेशनल लेवल पर एनार्की है, तो ऐसे में सर्वाइवल, सेल्फ हेल्प के लिए स्टेट को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो दैट इज वाई, मतलब लिबरल आप कब हो सकते हो, पीस लविंग आप कब हो सकते हो, जब आपको ये गारंटी हो कि यार मैं पीस लविंग नेचर का रहूंगा, मैं आर्म्स रेस में नहीं जाऊंगा, लेकिन शिवम भी ना जाए। अब शिवम इस क्लास में बैठे हैं पिस्टल लेकर, ठीक है, और दैट इज नॉट अलाउड इन द बिल्डिंग, तो जाहिर सी बात है थ्रेट तो क्रिएट करेंगे ये, तो किसी ने कुछ ना कुछ काउंटर एक्शन तो किसी ना किसी को प्लान करना पड़ेगा। सो द पॉइंट हियर इज कि आप भी पीसफुल नेचर के तभी रह सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए जब आपको एश्योरिटी हो दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर कैन बी जनरेटेड अराउंड, एंड फॉर creating that atmosphere you need some regulatory mechanism kind of setup, some kind of government or some kind of change in the views of humanity. That is going to take long time, that is going to take some crisis, global crisis on humanity. मतलब होता है ना कि दुनिया एक तभी होती है जब कुछ बड़ी दिक्कत सामने आ जाए और पता लगे यार हम सबको मिलके ही संभालना है। तो या तो उस तरीके से सुधरेंगे या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट, दो तरीके लगते हैं। क्लियर हुआ पार्थ आपको? नजर आओगे? पार्थ आपने कुछ बोला? प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। हेलो
हेलो यस पार्थ, क्लियर है? सर, आप इस वीकेंड और राजेंद्र नगर आओगे? इस वीकेंड तो अभी प्लान नहीं है, क्योंकि आपका एक ऑफ हो गया था ना अभी, तो मुझे उसकी एक्स्ट्रा क्लास प्लान करनी है। ठीक है, जब मैं आऊँगा तो आई इंटीमेट, मतलब पहले में इंटीमेट कर दूंगा ग्रुप वगैरह में। ठीक, ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैं ये पूछ रहा था आंसर राइटिंग कैसे करनी है? आंसर राइटिंग कैसे करनी है? तो आज आपको एक थीम मैंने बताई, रिलेवेंस ऑफ न्यू रियलिज्म, है ना? और मैंने Yes, इसका sir. प्रीवियस क्वेश्चंस भी शो किए हैं आपको जो आए हुए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन उठाओ Yes, sir. जिसमें आज के लेक्चर का डायरेक्ट रिलेवेंस हो, तो उस क्वेश्चन को अपने हिसाब से अटेम्प्ट कर लो। ओके सर। ठीक है, फिर सर उसमें वो सब पॉइंट्स वगैरह ये याद करने पड़ेंगे या अपने आप हो जाएंगे? अपने आप हो जाएंगे प्रैक्टिस करते हुए। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। ओके। सागर सिंह, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा डाउट आपका जो आप वीकली जो लेटर प्रोवाइड करा रहे हैं जिसमें ग्रुप में सर, तो उसको लेकर था सर कि जैसे कोई भी जैसे भी न्यूज आ रही है करंट में, ठीक है, IR को लेकर, तो क्या सर मैं उस न्यूज को पढूं कि सर आपकी जो वीकली प्रोवाइड कर रहे उसमें वो कवर हो जाएगा? देखो, डेली न्यूज़ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि रीड करो, जो आर्टिकल्स में शेयर करता हूँ आपको ग्रुप में मॉर्निंग में। ठीक है, उससे क्या है कि आपकी जो समझने की शक्ति है ना वो बढ़ेगी, स्टैटिक से चीज़ों को लिंक आसानी से कर पाओगे। न्यूज़ लेटर मतलब वो बेस है जिसके थ्रू मतलब पॉलिटी IR का कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा आपके सिलेबस का कंटेम्प्रेरी वाला जो छूटे, हम सब कुछ कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे 4 वीक का हो गया और आज मैं आपको शेयर करूंगा मंथली वाला, तो मंथली वाले में क्या चारों का ही कंपाइलेशन है, तो बाई चांस किसी से वीकली छूट गया हो या वीकली रीड किया हो तो एटलीस्ट अगर मंथली से गो थ्रू कर लोगे ना तो वो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठने स्टार्ट हो जाएंगे। ये मत मानना कि मैं कह रहा हूँ कि मंथली रट्टा मार लो, उसको सारे पॉइंट याद हो जाने चाहिए, ऐसा नहीं होता। हमें एक्सट्रैक्ट करने होते हैं कुछ पॉइंट्स कि यार मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, इसमें जो दे रखा है इस टॉपिक से जुड़ा जो क्वेश्चन आएगा, मेरे पास 6-7 बहुत ज़बरदस्त डायमेंशन स्टेटमेंट बैठ गए दिमाग, इस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। सर ग्रुप कौन सा है प्लीज बताओगे? क्या कह रहे हैं आप मयंक? सर ग्रुप कौन सा है सर, आप बताओगे प्लीज? SHANK TYAGI 4U। सर वो टेलीग्राम वाला आपका? जी वो। ठीक है सर। मेरा डाउट थोड़ा आंसर राइटिंग के लिए भी था सर, क्या मुझे डे 1 से आंसर राइटिंग करनी चाहिए PSI के लिए? डे 1 से नहीं, वेट करना चाहिए? नहीं, पहले आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे, उसके बाद ही तो करेंगे ना आंसर राइटिंग। थैंक यू सर। यस, नेक्स्ट यस शिवम सिंह, शिवांग पांडे। शिवांग आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने कुछ ईयरपीस लगाए हुए हैं क्या, ब्लूटूथ वगैरह? शिवम सिंह, श्रेष्ठ श्रीवास्तव। हेलो, गुड इवनिंग। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा, मेक श्योर कि इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाए। ठीक, यस प्लीज लिख देना डाउट सेशन और डेट। हेलो, यस प्लीज अपना नाम बताइए, फिर आप बात कर सकते हैं क्वेश्चन। दिस इज शुभम। शुभम सर मुझे ये पूछना था, ये जो डिकंटिन्यूड वेरियस क्वेश्चंस को थोड़ा शॉर्ट में बताइए, मतलब मुझे जानना था शॉर्ट में, मतलब डिकंटिन्यूड वेरियस। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि रियलिज्म को शॉर्ट में बता दीजिए, ऐसा? जी सर। देखिए, रियलिज्म में इज्म जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक आइडियोलॉजी को, है ना? बेसिकली आइडियोलॉजी मीन सेट ऑफ आइडियाज, है ना? रियलिज्म का कोर पॉइंट है कि ह्यूमन बाय नेचर सेल्फिश है। ठीक है, रियलिज्म के जो भी पर्सपेक्टिव होते हैं वो होते हैं व्हाट इज पर,
मतलब जैसी सिचुएशन है उसमें जैसे सॉल्यूशन है उसी के हिसाब से ये अपने आइडियाज देते हैं। अगर मैं इसका आईआर यूज की बात करूं तो जो क्लासिकल रियलिज्म है उसमें मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन नेचर क्योंकि सेल्फिश है तो नेशंस भी किसकी बात करेंगे, नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो यानी कि अगर हर कोई अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करेगा तो एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट भी आएगा क्योंकि वो दूसरों के इंटरेस्ट के ऊपर अपने इंटरेस्ट को रखेगा। इनको जरा आप म्यूट कर देंगे जिससे बैकग्राउंड के नॉइस ना आए, सबको पता लगे। तो कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जाहिर सी बात है मतलब वॉर जैसी सिचुएशन होंगी। तो ऐसे में एक ही तरीका है सर्वाइवल का कि अपने देश की पावर को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कोर आइडिया है। इस कोर आइडिया को समझाने के लिए मैंने 3 एस की बात की थी आपके साथ, स्टेटिज्म, सर्वाइवल, सेल्फ हेल्प। तो यानी कि हमेशा रियलिज्म कहता है कि इन फॉरेन पॉलिसी को बनाने वाले कौन होता है, स्टेट ही होती है। वो नहीं मानता कि नॉन स्टेट एक्टर्स कुछ कर भी सकता है, मानता सरकार ही है ताकतवर। और सर्वाइवल कराना ये फर्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है कि सर्वाइव ही करना है भैया हमें। और तीसरा है कि सर्वाइव करने के लिए एक ही तरीका वो है सेल्फ हेल्प। यू कैन नॉट रिलाई ऑन एनी अदर बॉडी, एनी अदर नेशन, यू आर ऑन योर ओन। दैट इज वाई ओनली वे टू सर्वाइव इज टू इंक्रीज योर पावर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट, इनसे हो गई ये बात। प्रतिमा सिंह तोमर, प्रथमेश एकनाथ महाजन, राधे श्याम शर्मा। Hello, sir. Good evening. Sir, good evening, sir. Sir, I want to ask that the main reason for the Russia's Ukraine war is, as said by you, is NATO's inclusion. But, sir, can it be said that it is a pre-build-up of Crimean water crisis and a Black Sea route that Russia wants to have? Yes, it can be said. जो मैंने शेयर किया वो एक पर्सपेक्टिव था कि अल्टीमेटली मतलब इस वजह से हुआ क्योंकि नेटो एक्सपेंड करना चाहता है। जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है वो कहता है कि भाई रशिया हमेशा से चाहता था कि भाई ब्लैक सी के रूट पर उसका वर्चस्व हो, मतलब उसके इंटरेस्ट तो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो एटलीस्ट। और इसी वजह से आप पढ़ते हैं तो सेवास्टोपोल आपको एक पोर्ट के बारे में पता लगता है जो कि रशिया को लीज पर दिया गया था यूक्रेन द्वारा। तो याकुनोविच जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट थे जिन्होंने उसकी लीज को एक्सटेंड किया था, तो जनता उनके खिलाफ भी हो गई थी। तो ऐसे में वो जो पोर्ट है वो क्रीमिया में पड़ता है और जो क्रीमियन एथनिसिटी के लोग हैं और जो डोनेस्क लुहांस्क एथनिसिटी के लोग हैं, मतलब यहाँ पर हमें प्रो रशियन कई सारे लोग, कई सारे लीडर्स मिलते हैं। जबकि अगर मैं कीव की बात करूँ, वेस्टर्न यूक्रेन की बात करूँ, तो वहाँ पर हमें एंटी रशिया स्टैंड वाले लोग ज़्यादा दिखते हैं। तो ऐसे में सिचुएशन सही दिखी मिस्टर पुतिन को, तो ऐसे में उन्होंने 2014 क्रीमिया एनेक्सेशन, तो ये भी कहा जाता है कि शायद ये क्रीमिया एनेक्सेशन के बाद नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप पुतिन का था ही कि वो डोनेट्स्क एंड लुहांस्क को रिपब्लिक करें या फिर अपने साथ इंटीग्रेट करें। ये भी एक पर्सपेक्टिव है। ओके सर, थैंक यू। ओके, उज्जवल वर्मा, तन्मय इंगले। गुड इवनिंग सर। हेलो, उज्जवल वर्मा दिस साइड। यस उज्जवल। सर सुबह मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करी थी, तो उसमें एक जो साहेल रीजन है वो करंट में था, तो उसमें अभी यूएस का जो इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज हो रहा था क्योंकि यूरेनियम इनरिचमेंट के लिए वो बेनिफिशियल है एक तरीके से, और पावर मैक्सिमाइजेशन भी यहाँ पे मतलब जो मेरी इंटरप्रिटेशन थी मैंने रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करने की कोशिश करी थी। सो तो पावर मैक्सिमाइजेशन इस रीजन में करने की कोशिश कर रहा था और यूरेनियम इनरिचमेंट उसका एक मेजर रिसोर्स जो वहाँ का वो उससे, ताकि वो अपनी पावर को मैक्सिमाइज कर सके। और सर दूसरा जो था वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी थी। तो सर क्या हम इसको रियलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने इंटरप्रेट करा, क्या वो सही था? बिल्कुल सही किया। और सर क्या हम इसमें आइडियलिज्म का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं, क्योंकि वो बोल रहा था कि हम जो है पीस को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि वहाँ पे इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं डेमोक्रेसी को। तो सर ये जैसे आपने बताया था कि फॉरेन पॉलिसी में आइडियलिज्म दिखना जरूरी है और हकीकत में रियलिज्म होना जरूरी है। तो सर क्या ये यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। ओके सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि अभी मैंने जस्ट शुरू करी है प्रिपरेशन, तो मेरे को कितना टाइम देना चाहिए ऑप्शन के लिए? अराउंड मेरा 3 hours 45 minutes।
क्योंकि सर मेरा जो मैं एलिजिबल होऊंगा एग्जाम के लिए वो 2025 में हूँ, अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। ठीक है, तो आपको तो कितना टाइम डिवोट, मतलब अराउंड 3 hours 45 minutes तो देनी चाहिए, क्योंकि 3 hours का आपका लेक्चर है और फिर 45 minutes आपका क्विक रिवीजन है। जी सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके, विजय गोरे। Good evening, sir. गुड इवनिंग विजय गोरे। Hello. Sir, is China's expansionist strategy an example of offensive realism? और अगर ऐसा है तो फिर सारे ही कंट्रीज चाहते हैं कि हमारा डोमिनेंस, हमारी टेरिटरी बढ़े। So in this sense, is every country an example of offensive realism? नो, सारी कंट्री नहीं चाहते विराज कि उनका टेरिटरी बढ़े। आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया चाहता है उसकी टेरिटरी बढ़े या इंडिया चाहता है उसकी टेरिटरी फर्दर बढ़ जाए? हम तो वो देश हैं जिसने, अगर श्रीलंका के साथ पीसफुल रिलेशन करने थे तो हमने कछाथुयु आइलैंड डिस्प्यूट को श्रीलंका के फेवर में कर दिया। हम वो देश हैं जिसने बांग्लादेश के साथ लैंड स्वैप एग्रीमेंट में हमने ज़्यादा कन्फ्रंटेशन नहीं करा, हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, एमिकेबल रिजोल्यूशन मान लीजिए। इंटरनेशनल बॉडीज़ का इस्तेमाल किया गया, बट द पॉइंट इज़ कि हमने ऐसा कर लिया। तो हर एक बॉडी हर एक देश टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं चाहता। ओके जी सर, क्या चाइना की एक्सपेंशनिस्ट स्ट्रेटजीज है वो ऑफेंसिव रियलिज्म का एग्जांपल है? बिल्कुल है, एग्जैक्टली यही तो चाइना चाहता है कि जब दूसरा इतना मजबूत ही ना हो कि उसको काउंटर कर पाए, तो ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। दैट्स व्हाई चाइना एक्चुअली एस्केलेट बॉर्डर टेंशंस। ओके, थैंक यू विजय। विजय को अनम्यूट कीजिए ना। यस विजय। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। मेरा मतलब एक तो करंट सजेशन है छोटा सा सर। जैसे कि हमारी जो क्लासेस होती है ना, तो सर जैसे डेली हमारा हैंड रिटन नोट्स अपलोड होते हैं सर पीपीटी के साथ। अगर सर वो एक ही पीपीटी को हमें कहते हैं कि लास्ट में जब वो टॉपिक खत्म हो उस पीपीटी के साथ अगर पूरा लास्ट में हो जाएगा ना, तो सर हमें अपने जो मटेरियल रिकॉर्ड करके रखना है, मतलब लैपटॉप में रखना है, उसमें सर हमारे पास एक पीपीटी में हमारे पास पूरे हैंड रिटन नोट पूरे अवेलेबल होंगे सर पूरे टॉपिक के। तो वो कंसोलिडेशन सर बहुत इजी हो जाएगा सर लास्ट में। ओके, सो यू आर सेइंग कि सर हैंड रिटन नोट सेपरेट हो पीपीटी से, अभी जो उसमें ज्वाइन करके मिलते हैं। सर पीपीटी के साथ भी चल जाएंगे, लेकिन जो लास्ट वाले क्लास हो ना उसकी पीपीटी के साथ हो जाए। नहीं, लास्ट वाले के साथ। अच्छा, आप कह रहे हो लास्ट के साथ हो, डेली ना हो? सर डेली भी हो जाए, लेकिन जो पूरा जो हैंड रिटन नोट्स है ना उस टॉपिक का, वो लास्ट वाली पीपीटी के साथ पूरा हो जाएगा, तो फिर वो एक ही जगह कंसोलिडेट हो जाएगा। अच्छा, देख लेते हैं वो टेक्निकल टीम इस पे, मतलब वो एलएमएस सिस्टम जो बना हुआ है ना वो ऐसे बना हुआ है कि लेक्चर के साथ डाउनलोड हो जाएंगे। और अगर बच्चे को कभी ऐड भी करना हो तो वो डाउनलोड तो कर ही रहा है, सीधा एडोबी में मतलब वो होता है ऑप्शन कि वो इस पेज से इस पेज तक इसको कट कर लो, इसके साथ जोड़ लो, विद इन सेकंड्स हो जाता है। एलएमएस में एक जगह पर सारा का सारा अपलोड, मैं फिर भी सजेशन दे दूंगा इफ दैट इज यू कैन से गुड फॉर ऑल, दैट कैन बी डन। क्या दिक्कत है सर? अब जैसे हमारे साथ क्या होता है, जैसे एक टॉपिक की 5 क्लासेस है, तो फिर अगर जैसे मेरे को अगर कंसोलिडेट करना है ना, मैं तो मेरे को 5 पीपीटी करनी पड़ेगी टॉपिक के लिए। अच्छा, ये दिक्कत हो रही है। क्रक्स तो एक साथ मिल रहा होगा आपको? सर क्रक्स तो एक साथ मिल रहा है, उसका मैं प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ एक दिन पहले ही, तो पर वो अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, तो क्रक्स है ना वो आपका बेस है, मतलब जो पीपीटीज है ना वो ह्यूजली ओवरलैप एक्चुअली क्रक्स को ही कर रही हैं। तो अगर आप क्रक्स प्रिंट आउट कर रहे हो तो आपको पीपीटी को अलग से प्रिंट आउट करने की जरूरत नहीं है। सर मैं पीपीटी प्रिंट आउट कराने के लिए नहीं कह रहा सर, जैसे कि अगर एक जगह होगी ना सर पूरा, मतलब हैंड रिटन नोट पीपीटी के साथ एक जगह हो जाएगा, सर वो लास्ट में रिवाइंड में इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं सजेशन दे दूंगा। और सर मेरा डाउट है, जैसे कि मैं सर पिछला रिवीजन कर रहा था तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो पार्टी सिस्टम पे बेस्ड है एक जगह पे, और एक जगह पे लिखा हुआ था कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो वो पार्टी सिस्टम पे बेस्ड नहीं है, इसलिए कि हम मतलब प्रेसिडेंट बनाते हैं, जिससे कि यूं ना लगे कि भाई ये वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके बीच में, मतलब एक पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है कंट्री को। मैं आपका डाउट थोड़ा समझा नहीं, थोड़ा अपने माइक को ना थोड़ा सा दूर करके बोलिए। मुझे सुनाई दिया है आपने कहा है कि सर पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है उसमें पार्टी सिस्टम होता है, ठीक है,
तो इसके बाद आपने बोला कि प्रेसिडेंट बनाता है पार्टी को कि पार्टी रिप्रेजेंट करे, ये थोड़ा सेंस नहीं बन रही, क्या बोल रहे हो आप? सर मैं थोड़ा आराम से बोलता हूँ सर। जैसे एक जगह पे लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो पार्टी सिस्टम पे बेस्ड है, और सिर्फ एक जगह पे लिखा हुआ है कि पार्टी मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम प्रेसिडेंट को इसलिए बना दो कि जिससे ये ना लगे कि इधर एक पार्टी का इन्फ्लुएंस है खाली कंट्री। सर ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है थोड़ा। नहीं, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होता है, और प्रेसिडेंट की पोजीशन हमेशा पार्टी न्यूट्रल होती है। बिल्कुल सही फैक्ट बात लिखी है। तो प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है, जो हेड ऑफ द स्टेट है इंडिया का, वो क्या किसी पार्टी से हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो पार्टी न्यूट्रल है। तो बस वो फैक्ट बता रखा है कि देखो ऐसा होता है, पार्टी न्यूट्रल इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। जैसे तो सर मतलब जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो वहां पर हेड ऑफ द स्टेट क्राउन है, ठीक है। तो क्राउन क्या किसी पार्टी से है? लेबर पार्टी या कंजर्वेटिव पार्टी? किसी से नहीं है। तो वो एक फैक्ट बताया हुआ है। देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ना प्रेसिडेंट की पोजीशन को न्यूट्रल एक्चुअली पोजीशन माना गया है। सर मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म का छोटा सा जो फ्लॉ है उसको काउंटर करने के लिए ये लाया गया। उसको काउंटर करने के लिए नहीं, इसकी अपनी यूटिलिटी है कि एक तो ऑफिस की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, प्रेसिडेंट की पोजीशन कभी खाली नहीं होती, राइट। कोई ना कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट हमेशा कोई ना कोई रहेगा ही रहेगा। प्रेसिडेंट की पोजीशन सिंबॉलिक है। कोई भी लॉ जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा तब तक वो एक्ट बनेगा ही नहीं। तो ऐसे में ये जो फीचर है कि लेजिस्लेचर का पार्ट है प्रेसिडेंट, मतलब एक तरीके से पार्लियामेंट का कंपोनेंट है प्रेसिडेंट, लेकिन हाउस का मेंबर नहीं है प्रेसिडेंट। तो इस पोजीशन के लिए एक नॉन पॉलिटिकल पर्सनालिटी इन अ पार्लियामेंट्री सेटअप दैट वाज नीडफुल। तो सर जैसे भी जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें फिर पार्टी का क्या रोल रहता है? उसमें तो पार्टी का ही होता है प्रेसिडेंट। जैसे बाइडेन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, इससे पहले ट्रम्प थे वो रिपब्लिकन पार्टी से थे, ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। तो उनके यहाँ क्या होता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का क्लियर सेपरेशन है। मतलब जो एग्जीक्यूटिव होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होते। जैसे वहाँ पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि रियल पावर प्रेसिडेंट के पास है, बाइडेन के पास है। तो बाइडेन कोई सीनेटर नहीं है, कांग्रेसमैन नहीं है, वो अलग पोजीशन है प्रेसिडेंट की। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है यानी कि प्रधानमंत्री होता है, वो किसी ना किसी हाउस का मेंबर होगा ही होगा, यानी कि लेजिस्लेचर का वो पार्ट होगा। तो आप सोचो अगर वो लेजिस्लेचर का पार्ट है और वो अपने हिसाब से कानून बनाना भी चाह रहा है, तो आप ऐसा चाहोगे ना कि फाइनली जो साइन करेगा वो हेड ऑफ द स्टेट करे, जो कि एक न्यूट्रल पोजीशन हो। यहाँ पर जो सिस्टम है वो क्लियर सेपरेशन का है यूएस के केस में। इंडिया के केस में ओवरलैप का है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में ओवरलैप होता है। इसको ध्यान रखने का सीधा तरीका पता है क्या है? दोनों को एक साथ ना मर्ज करो, हर एक के कोर फीचर्स को जरा समझ लो विद एग्जांपल कि अच्छा ऐसा होता है, ये होता है, और क्यों पर फोकस कर लो यार, क्यों किया होगा ऐसा, पर्पस क्या होगा इसका। तो अगर आप इस तरीके से चीज़ों को जानोगे ना तो कभी रटने की या फिर उसमें कोई कंफ्यूजन की कोई स्कोप ही नहीं बनेगी। समझ रहे हो? सर मतलब हाँ सर दोनों सिस्टम में मतलब पार्टी का रोल तो है सर। हाँ दोनों में पार्टी का रोल है। इधर प्रेसिडेंट न्यूट्रल है और इधर पे एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेसिडेंशियल। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये ठीक है, ग्रेट। और सर एक चीज का जैसे जो आईआर पढ़ रहे हैं ना हम, तो जैसे जो आप एग्जाम्पल बताते हैं बीच में या फिर मतलब जैसे कोई स्टोरी बताते तो वो स्टोरी में क्या याद रखनी? स्टोरी तो आपको ध्यान होनी चाहिए। अपना मतलब मेरी समझ ये है कि आईआर में आपको कोई फॉरेन पॉलिसी रटनी नहीं होती। अगर आपने समझ लिया ना कि एक्चुअली आईआर ऐसा है क्यों, बैकग्राउंड क्या है, चल क्या रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा वो भी आप काफ़ी हद तक ऑप्शंस प्रेडिक्ट कर सकते हो हर एक नेशन के साथ क्या होंगे। इससे ना आपकी अंडरस्टैंडिंग में डेप्थ आएगी। तो इसको ना ऐसा मत मानो कि टास्क है कोई रटने की, मतलब बार बार थोड़ा इस पर सोचते रहोगे ना वो चीज़ें दिमाग में लिंक बनाने लग जाएंगी। मैं कितनी जगह लिंक करूंगा, अभी आज लिंक करा, फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम आएगा उसमें दोबारा लिंक करूंगा। ठीक है। युगल गोस्वामी। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून युगल।
Yes, sir. Is my voice is perfectly clear, sir? बिल्कुल परफेक्टली क्लियर। टी सीरीज की Okay, म्यूजिक thank you so much, sir. जी, Yes, sir. मैं कह रहा हूँ टी सीरीज की म्यूजिक की तरह आ रही है क्लियर। बताइए। Okay, thank you so much, sir. जी, सर मेरा डाउट ये था सर, आपने 1 2 3 एग्रीमेंट बताया था सर, तो मुझे वो थोड़ा सा समझ नहीं आया सर, वो कौन सा एग्रीमेंट था सर? 1 2 3 एग्रीमेंट। और क्या सर उसको 1 2 3 एग्रीमेंट ही बोलते हैं, उसका नाम ही यही है? उसको सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी बोलते हैं। आगे इंडिया यूएस रिलेशंस में उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा। तो अभी आप ये जान सकते हैं कि इंडिया और यूएस के बीच में एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जिसके वजह से यूएस की कंपनीज इंडिया की न्यूक्लियर सेक्टर की मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती हैं, और बदले में यूएस हमें कोऑपरेट करेगा इन दिस फील्ड। ओके सर। और सर मेरा एक डाउट सर ये था सर, जैसे कि आपके जैसे हम लोग को मेंस के लिए मिला हुआ है ना, मतलब एक आईडी मिल जाती है जिसमें हम अपने आंसर सेंड कर सकते हैं, तो सर क्या ऐसा ही पॉसिबल पीएसआईआर में भी है, मतलब हम अपने आंसर डेली बेसिस पे सेंड कर सकें? इज इट पॉसिबल? पीएसआईआर के केस में ऐसा वो हमने बेसिकली डेली बेसिस पे तो नहीं, लेकिन हमने टेस्ट सीरीज में ऐसा किया हुआ है। तो टेस्ट सीरीज पे आपके जो इंडिविजुअल आंसर्स हैं वो उसका फीडबैक आपको मिलता है टेस्ट सीरीज में। यस सर। टेस्ट सीरीज तो मैं आपके भरोसे पे परचेज करूंगा उसके साथ? हाँ, मतलब जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको तो टेस्ट सीरीज मिल ही रही है। आपको, आपके पास नहीं है तो आप टेस्ट सीरीज अलग से ले लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि अभी तक मैंने टेस्ट, मुझे सर औरों का तो पता ही सर, कि जहां से मैंने अपने इस पे बेस पे पता किया था तो लोगों ने कहा था कि वो फुल टेस्ट है, ये है, बट मैं सर उसको परचेज कर लूंगा सर आपके भरोसे पे कि हाँ कि वो बढ़िया ही है टेस्ट सीरीज। हाँ हाँ ठीक है। ओके सर। तो इसलिए नो प्रॉब्लम सर, तो मैंने एक आंसर लिखा था पार्टी सिस्टम पे, क्या मैं इसको आपको अभी दे सकता हूँ? आप उसको रिव्यू करके बता सकते हैं मुझे? मैं बता दूंगा। यस सर, तो मैंने वो आपको भेज रखा है सर। ठीक है, आप भेज दीजिएगा मुझे। आप चाह रहे हैं यस सर। अभी बताऊं आपको? यस सर, बता दिए तो सर, एक बार मैं आपको भेज दे रहा हूँ। ये आपका आंसर है युगल? यस सर। इस पे हनी सिंह क्यों लिखा है? सर ये मैं अपनी मम्मी की आईडी से चलाता हूँ ना सर, मतलब हनी सिंह मुझे नहीं लिख पाता सर कैसे लिखा है सर, ये तो युगल गोस्वामी लिखा है। अच्छा, फर्जी आईडी बनाई हुई होगी आपने कोई? नहीं सर, फर्जी बना रखी सर, मतलब ये मम्मी के नाम से बना रखी सर। टेलीग्राम पे बनाते हैं ना लोग, मम्मी के नाम से हनी सिंह थोड़ा ना बनाओगे युगल। चलो ठीक है, मैं आपका नहीं सर, मैं फेक आईडी नहीं बनाता सर। ठीक है कोई नहीं। What do you mean by party system? Has India embarked on a new chapter in political evolution with the dawn of fourth party system in 2014? Discuss. Party system is essential not for political system, and in purpose of democracy, every person has to right to choose for their political leader. सबसे पहले तो युगल इंट्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? जब व्हाट डू यू मीन बाय पार्टी सिस्टम, तो आपको बिल्कुल बेसिक से बताना है, मतलब है क्या पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम एक ऐसा यू कैन से फीचर है किसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, व्हेन मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी actually are considered as candidates and used for interest aggregation, mobilization on political issues, increasing awareness। तो कहने का मतलब है जो स्टैंडर्ड टर्म्स है ना, जो आपको नोट्स में लिखवा रखी हैं, समझाई थी, उनका इस्तेमाल करो। अभी क्या ये बहुत ही बेसिक हो रहा है, और बेसिक से भी थोड़ा से डाइवर्ट हो रहा है, मतलब इसमें ना सही सेंस नहीं निकल कर आ रही। जैसे आपने कहा राइट टू चूज फॉर देयर पॉलिटिकल लीडर, तो मतलब इससे सटीक जो है ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ कैंडिडेट फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऐसा कुछ, समझ रहे हो? ओके सर। फिर आपने पॉलिटिकल एवोल्यूशन वाज फॉर्म्ड टाइम टू टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस, ओनली पावर हैज वन पार्टी दैट वाज कांग्रेस, कांग्रेस वाजंट एलिनेट फॉर इंडिया। एलिनेट, अच्छा, that time people seems India was Congress because both। अच्छा, एक और चीज, ये जो बात है ना people India was Congress, ये लोगों को नहीं लगता था। Actually that was a comment of one scholar। ठीक है, जब मैं रजनी कोठारी आपको बताता हूँ तो रजनी कोठारी का कमेंट था ये। तो रजनी कोठारी का एट दैट टाइम कांग्रेस वाज इंडिया एंड इंडिया वाज कांग्रेस, रिप्रेजेंटिंग
कांग्रेस सिस्टम और वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम। प्लस आपने ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन मिस कर दी यहाँ पर, जो आपके नोट्स में और आपके, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में बताई थी कि यार किसी भी पार्टी सिस्टम में ना नंबर ऑफ पार्टीज कितनी है, इससे डिफाइन नहीं होता पार्टी सिस्टम। जब क्वेश्चन ही कह रहा है डिफाइन करो, व्हाट डू यू मीन, मैटर है कि कितनी पार्टीज रेलेवेंट है, तो कितनी पार्टी रेलेवेंट है उससे डिफाइन होता है किस तरह का है वो पॉलिटिकल सिस्टम। फिर आप ये लिखते ना इसके नीचे वाला पॉइंट कांग्रेस वाला, तो वो होता जी सर। फिर इसके बाद because both were not different but it was not only Congress as a single party, all party are also exist, but they were a small and regional party, so they also submerged in Congress party that was the face of Nehruvian era. Initially Indira ruled, due to some time after imposed emergency some power and to young leaders like Morarji Desai, Mulayam Singh etc. अब युगल इससे ऐसा लग रहा है कि आपको ना सेंस तो बन गई है टॉपिक की, समझ में तो आई है आपको, थोड़ा सा ना इसमें ग्रामेटिकल एरर्स आ रहे हैं तो यस सर, उनको सुधारना है, ठीक है। यस सर, दैट टाइम आई वर्क अपॉन माय इंग्लिश सर। जो आपको न्यूज़लेटर वगैरह देता हूँ ना उनको रीड करा करो, तो उससे ना सेंटेंस जी सर खुद ही दिमाग में बैठ जाएगी, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि ये समय आप एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वैसी ग्रामर कोई रटनी है आपको, ऐसा नहीं है। मतलब बोलते बोलते, यूज़ करते करते, सुनते सुनते वो खुद आपकी हैबिट में आ जाएगा। और मैंने देखा है आप शुरुआत से एफर्ट यही करते हो कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करो, तो इससे तो जी सर आपके एफर्ट तो दिखते हैं इस डायरेक्शन में, मतलब कामयाबी मिल सर। जाएगी। मेरे पास एक चीज हो गई सर, मैं मतलब जब मुझे लिखना होता है सर तो मैं लिख तो लेता हूँ सर, बट जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, आई डोंट नो व्हाई कि मैं थोड़ा मतलब हेजिटेट कर जाता हूँ इस चीज में, बट हाँ लिखना होता है तो मैं लिख लेता हूँ। आपने सर एक एग्जाम्पल दिया था कि कांग्रेस जो है वो कई सारे मिरर्स का पार्ट बन गया था, मतलब जो होते नहीं, जैसे हम लोग मार्बल्स बोलते हैं, कलरफुल मार्बल्स बोलते हैं सर, तो सर मैं उस चीज को लिख नहीं पा रहा था, तो मैंने यहाँ पर कोट करा है वास्ट ऑफ फ्लावर। तो सर अभी आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसमें दिखाई दे जाएगा कि मतलब मैं बताना चाहता कि कांग्रेस जो है तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर हैं एक ही वास के अंदर। समझ गया। अब देखो नीचे का जो पार्ट आपने लिखा है वो ठीक लिखा है, आपने जेम्स मैनोर वाली बात लिख दी, फिर राइज, बीजेपी का राइज लिख दिया, फिर मैनिफेस्टो में जो पॉइंट्स थे उनका इम्प्लीमेंटेशन लिख दिया। इन स्टडी क्लियर स्टैंड दैट इन फ्यू इयर्स एंड प्रोमिनेंट फैक्टर्स कांग्रेस नेवर रूल्ड वेल सम। अब लेकिन आपने एक गलती करी है, ये जो आप कह रहे हो उसमें कि लास्ट पैरा में कांग्रेस नेवर रूल वेल इंटरनल इश्यूज, ऐसा नहीं लिखना होता कि कांग्रेस नेवर रूल वेल, समझ रहे हो। मैंने कहा था कि आपको कोट करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप किसी पार्टी का साइड ले रहे हो, ठीक है। बीजेपी सिस्टम के बारे में आप बात करो, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, नेवर रूल वेल। जी सर। देख लिया मैंने, मार्बल आप बॉल जो लिख रहे हो इसमें। जी सर। दे शोड देयर पोटेंशियल इन ग्राउंड फील्ड। अब लास्ट में ना आपने थोड़ा आंसर ऐसा लिखा है जैसे आप खुद मतलब कह रहे हो कि बीजेपी क्लियर एज इन पॉलिटिकल इलेक्शन, तो ऐसा है कि 2024 के इलेक्शन ना आपने प्रेडिक्ट कर दिए हैं, ठीक है, कि बीजेपी को क्लियर है। ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ये बताओ कि फोर्थ सिस्टम 2004 जो पार्टी का मतलब सिस्टम है वो 2014 से स्टार्ट हुआ है क्या, केवल उसी रेफरेंस में अपने आप को लिमिटेड रखो, भावनाओं में मत बहो, लेकिन ये क्योंकि गलत हो जाएगा ये। जी सर। ठीक है, जो आपको इतने अच्छा कंटेंट आपको दे रखा है उस कंटेंट को रेफर करोगे ना, बार बार देखोगे, रिवाइज करोगे, पॉइंट एक्सट्रैक्ट करोगे फुटनोट्स करके, ये सारे स्टैंडर्ड पॉइंट यूज करना सीख जाओगे आप। सर सर आप जो मुझे बताते हैं वो मेरे दिमाग में तो रहता है सर, बट जब मैं उसको अपने इंग्लिश में मैं उसको उतारता हूँ सर तो बहुत सारी चीजें मुझे समझ नहीं आती, तो मैं उसको फिर अपने मतलब अपने थोड़े वे में उसको बदल के कर देता हूँ। आप अभी ऐसा करो, आप नोट्स को देखकर समझकर उसके हिसाब से लिखना स्टार्ट करो, जिससे आपका जो ये बेसिक इश्यूज है ना ये ना हो। समझ गए सर? अगर आपको इसमें मुझे नंबर देने होंगे सर, मतलब अभी तुरंत एट प्रेजेंट सर, तो मतलब कितने तक मुझे मिल पाएंगे ऐसे आंसर पे सर? अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, 4 साढ़े 4। नो प्रॉब्लम सर। कारण क्योंकि एक तो इंट्रोडक्शन में ये नहीं बताया पार्टी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। नहीं सर आपने तो मुझे ज्यादा दे दिया सर, मैं तो उससे कम समझ रहा था, मुझे तो लगा था आप 2.5 नंबर देंगे। अच्छा चलो यस सर ठीक है, क्योंकि बीच वाला पार्ट आपने ठीक लिखा है, उसमें जो सेकंड
पेज वाला है वो ठीक लिखा है, लास्ट में गड़बड़ करी है और शुरू में गड़बड़ करी है, ठीक है। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके वेल। यश भारती। हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो जी बिल्कुल आ रही है सुयश। सर, मुझे यूक्रेन और रशिया के ग्रेन डील के बारे में जानना था। व्हाट इज ग्रेन डील? इस पे चलो बहुत ही ब्रीफ में बता देता हूँ, डिटेल में तो यस सर। मैंने आईआर वाली वीडियोस में कवर किया है। आपको ये पता होगा कि जो यूक्रेन वाला रूट है इट इज़ कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन फ्रॉम ब्लैक सी टूवर्ड्स MENA कंट्रीज, शॉर्ट में यानी कि यूरोप में भी, और जो आपकी ये नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इजिप्ट है, यहाँ पर भी ये, यानी कि ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये खुद यूक्रेन की इकोनॉमी के लिए, वहाँ के खुद के लोगों के सर्वाइवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आफ्टर द इंटरनेशनल एफर्ट्स फाइनली अ डील वॉज ब्रोकर्ड बाय विच इट वॉज सेड कि कुछ जो शहर हैं, फॉर एग्जाम्पल ओडेसा जो एक पोर्ट सिटी है, तो ऐसी जगहों से जो ऑलरेडी जो अरेंजमेंट चलता आ रहा था, ग्रेन एक्सपोर्ट चल रहा था, इकोनॉमी जो चल रही थी सिविलियन पर्पस के लिए, रशिया उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा और यूक्रेन उस रूट का इस्तेमाल मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं करेगा। डील को ब्रोकर करने के साथ साथ ये वादा किया गया था कि कोई भी इंटरनेशनल यू कैन से बॉडी या फिर कोई नेशन जो कि इस यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को हथियार या पैसा सप्लाई कर रहा है, वो इस रूट का इस्तेमाल नहीं करेगा। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ ग्रीन डील, मतलब ग्रीन डील। बट व्हाट हैपेंड, रशिया का ऐसा कहना है कि कई बार ये जो सिविल पर्पस के लिए, ग्रीन पर्पस के लिए जो आपके कंटेनर शिप्स थे, तो उसमें कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी थे, यानी कि इस रूट का इस्तेमाल यूक्रेन को वेपन सप्लाई करने के लिए किया जा रहा था, जिससे कि जो नुकसान है वो रशियन आर्मी को हो रहा था। तो ऐसे में फिर उन्होंने विड्रॉ करने के लिए बोल दिया और इस एरिया पर स्ट्राइक करनी स्टार्ट कर दी। तो पिछले कुछ समय में हमने यहाँ पर मिलिट्री स्ट्राइक्स देखी हैं। सुना होगा आपने, मैंने एक वीडियो बनाई थी इस पर कि जो ओडेसा का कैथेड्रल है उस पर भी मिसाइल स्ट्राइक हो गई है। तो यूक्रेन कह रहा था कि पुतिन ने किया, पुतिन कह रहे थे कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम का फेलियर है, आपने खुद ही मिसाइल स्ट्राइक कर ली उस पर। यस सर, यस सर। ओके सर, थैंक यू। ओके अभिजीत। हेलो। यस अभिजीत। हाँ सर, लास्ट डे आपने एक टर्म डिस्कस किया था, थुसाइडस ट्रैप, जहाँ पे आपने बताया था कि yes yes I know offense is the best defense and which further relate to armed races। एंड आज भी एक क्लास में एक टर्म डिस्कस हुआ कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चरल रियलिज्म, जहाँ पे पावर मैक्सिमाइजेशन का बात होता है लाइक। सो हम लाइक इस दो कॉन्सेप्ट को वन एंड द सेम थिंग हम रिलेट कर सकते हैं क्या? नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है क्योंकि आज हमने मर्शाइमर में पढ़ा है विद रिस्पेक्ट टू अ प्रॉपर थियरी, यानी कि थुसाइडस ट्रैप में केवल एक आइडिया था कि भाई सिक्योरिटी डिलेमा इज अ फैक्ट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, तो हर एक देश को अपने पड़ोसी से डिलेमा बना ही रहेगा, पड़ोसी से, समझ रहे हो, नेबर से। तो ऐसे में वो उससे ज़्यादा मजबूत ना हो जाए, तो इस वजह से उसके राइज से पहले हमेशा नेबर उस पर अटैक कर देगा। तो यहाँ पर ज़रा देखिए कि थुसाइडस का जो आइडिया है वो कह रहा है हम हमेशा इस ट्रैप में फंसे रहेंगे। तो यहाँ पर ऑफेंस का इस्तेमाल कर रहे हो आप, डिफेंस को बेस्ट इसमें सही मान रहे हो, बट यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक आइडिया है कि ऐसा होगा। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि एथेंस स्पार्टा के बीच में जो एथेंस ने अटैक किया उसका यही कारण बताया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई एलेबरेट थियरी नहीं थी कि भाई इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, और इसके क्या क्या और तरीके हो सकते हैं, ऐसा कुछ डिटेल्ड थियरी नहीं थी। जबकि जब हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म, जिसको हम न्यू रियलिज्म कहते हैं, उसमें ऑफेंसिव रियलिज्म पढ़ते हैं मर्शाइमर का, तो वहाँ पर सबसे पहला पॉइंट तो है कि भाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एनार्की है, इस कारण ऐसा है। दूसरा हम कहते हैं नेशंस आर पावर मैक्सिमाइजर्स, यहाँ पर केवल हम नेबर का कंटेक्स्ट नहीं यूज़ करें, थसाइडस ने नेबर का कंटेक्स्ट यूज़ करके बात की थी, लेकिन क्या हम यहाँ पर नेबर का कंटेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं? नहीं, हमने डिटेल दी है कि पावर मैक्सिमाइजर्स होते हैं, बैंड वैगनिंग होती है, तो ऐसे में नेशंस जो है अपनी पावर को इंक्रीज करते ही रहेंगे। तो ऐसे में जो वॉर है वो एंडेमिक है कि वॉर होते ही रहेंगे। तो बेटर क्या है कि अल्टीमेटली
तुम्हारा दुश्मन तुमसे मजबूत बने उससे पहले उसको वॉर करके कमज़ोर कर दो। डायरेक्ट मेथड भी हैं, इनडायरेक्ट मेथड भी हैं। डायरेक्ट मेथड बताए वॉर, ब्लैकमेलिंग, फिर इनडायरेक्ट मेथड्स बताए 3Bs। तो यानी कि हम यहाँ पर ऑफेंसिव रियलिज्म एक प्रॉपर यू कैन से प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में जान रहे हैं चीज़ों को, और एक डिफरेंट समय में जान रहे हैं जहाँ पर हमारी दुश्मनी केवल उससे नहीं है जो पड़ोसी है। वर्ल्ड इज मोर इंटरकनेक्टेड नाउ। जैसे कि जिस टाइम ये हो रहा था एंशिएंट ग्रीस में आइडिया दिया जा रहा था, आपको लग रहा है कि उस समय वर्ल्ड इतना इंटरकनेक्टेड था? नहीं। तो इस समय वर्ल्ड ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है वॉर के कारण भी बदल रहे हैं, किससे करना है वो भी बदल रहे हैं। क्लियर है? ओके सर, गॉट इट। सादिया एंड साईराम। साईराम जी, आपको तीसरी बार बुला रहा हूँ मैं, आपका हैंड रेज है Good morning, म्यूट sir. नहीं Good afternoon, sir. होगा। यस सादिया। Sir, I have, sir, too much doubt, sir. Regarding my first doubt is why really see idealist opponent as dangerously naive? Why really see idealist as Opponent as dangerously naive. वो इस वजह से ना, क्योंकि अगर मान लीजिए मतलब अगर कोई देश का लीडर आइडलिस्ट हो गया और दुनिया आइडलिस्ट है नहीं, तो अल्टीमेटली उस देश का नुकसान होगा कि नहीं होगा? Yes. जाहिर सी बात है नुकसान। और सर, तो जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था 1961 में, तो सर यूएसए ने इंडिया को सपोर्ट क्यों नहीं किया था जब बग पासिंग? इंडिया चाइना के वॉर में, क्योंकि उस टाइम पर, अच्छा 1962 की बात कर रहे हैं आप? सबसे Yes, पहले sir. तो रिलेशंस पे डिपेंड करता है ना। उस समय तो चाइना यूएस के इतना बड़ा काउंटर था ही नहीं। मतलब जो मैंने आपको आइडिया बताया मर्शाइमर का, ये 2001 की बुक में आया था, तब जाकर हमने बग की बात की थी, बग पासिंग की बात की थी। और अब जो आप एग्जांपल ले रहे हैं वॉर कौन सा है? 1962। 1962. तो समय ही अलग था। Okay, sir. Okay, sir. Unit level analysis क्या है? यानी कि नेशन के बीच में केवल। अच्छा, नेशन। सर, सर टाइमलेस विजडम का मतलब बता दो एक बार। हर समय ये लागू रहेगी, एज सच, एज ट्रुथ को कहते हैं टाइमलेस विजडम। हर समय लागू हो, हर एक समय में लागू हो एज सच, उसको कहते हैं टाइमलेस विजडम। ओके सर। सर मैंने फर्स्ट और सेकंड जो आपने टेस्ट लिए थे सर, वो मैं दे नहीं पाई थी, मेरे एग्जाम्स थे उस टाइम कॉलेज में, तो सर इसीलिए अब तक मेरी आंसर राइटिंग भी सर अच्छी नहीं हो पाई है। तो सर मैं आंसर राइटिंग के लिए क्या करूं? आप टेस्ट दे दो और सबमिट कर दो, इवेलुएट हो जाएंगे वो। और आंसर सर कब करूं? कर दीजिए आप एक मेल कर देना। आपके वैसे तो उस पर शो हो रहा होगा सब कुछ कि डैशबोर्ड पे कि किस मेल आईडी पे आपको भेजना, आंसर सबमिट कर दो। उसमें देख लेना टाइम कब तक का दिया हुआ है, नहीं तो बाकी उसका अप्रूवल ले लेंगे मेल पे। फिलहाल जो नेक्स्ट टेस्ट आ रहा है उसको बड़ा तरीके से अटेम्प्ट करना, ठीक है? सर नेक्स्ट टाइम जब वो दूंगी सर मैं नेक्स्ट टेस्ट, तो उसी के साथ सेंड कर दो तो मैं? हाँ कर दीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके साईराम। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, in present time, we can say that nations are following mixed approach of realism and liberalism. Like nations are dependent each other, and also they are preparing for increasing their armed powers. कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। Okay. नेक्स्ट प्रियांश राज वैष्णवा, प्रतिमा सिंह तोमर, पूजा चौधरी। हेलो सर। हेलो। हेलो प्रियांश। यस प्रियांश। सर मेरा पहला था कि सर न्यूज़लेटर का नोट्स कैसे लेना है सर? नोट्स नहीं बनाने, न्यूज़लेटर तो अपने आप मतलब वो नोट्स है। बाद में रिवीजन के लिए क्रिस्प चाहिए तो उसके लिए हमेशा जो टॉपिक है ना आपका, हमेशा देखो आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक में कनेक्ट कर रहा है। जैसे इंडिया आसियान पे कोई टॉपिक आया उसमें, तो देखो यार आसियान पे मुझे बेसिकली एक शीट बनानी है A4 साइज। उस शीट में मेरे सारा कंटेंट रहेगा, जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा आपको वो भी रहेगा उसी का, बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हेडिंग, सब हेडिंग, है ना। और जो न्यूज़लेटर से निकला बहुत ही क्रिस्प पॉइंट, हेडिंग, सब हेडिंग, कुछ अच्छा फ्रेज,
उसको डाल देना है। तो यानी कि अल्टीमेटली हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे पास एक ही पेज हो, 2 पेज हो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर। अल्टीमेटली तो हमें क्वेश्चन का आंसर देना ना जबरदस्त तरीके से। यस सर। ठीक है, इस अप्रोच को रखना है सर। और सेकंड था कि सर मतलब अभी के इंटरनेशनल रिलेशन में सर इकोनॉमी इंपॉर्टेंट चीज है सबसे ज्यादा अभी तो अभी यूएसए की मतलब नए करेंसीज आ रहे हैं, तो फिर यूएसए का करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो फिर क्या वो भी एक हो सकता है प्रॉब्लम कि मतलब कोई दूसरे सुप्रीम पावर के राइज होने का? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि चाइनीज करेंसी की एक्सेप्टेबिलिटी का बढ़ना काफी मतलब पिछले कुछ समय में। हाँ यस सर। सर और एक थर्ड था कि सर कैग बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को ऑडिट करता है। मतलब तो क्या सर एनबीएफसी को भी ऑडिट कर सकता है कैग? नहीं, एनबीएफसी को करता है, आपने उल्टा बोला है, नॉट नेसेसरली बैंक। ओके सर। और एनबीएफसी को भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है इस बात पर कि उस टाइम पर सच काइंड ऑफ डायरेक्शंस आर गिवन एंड दोज एनबीएफसीज इन विच गवर्नमेंट इज हैविंग 51% और मोर स्टेक्स। ठीक है, क्योंकि देखो नॉलेज ना बहुत ही शार्प रखो। अगर यूपीएससी ने इसी बात को घुमा दिया तो ऐसा सोचो यार, उसमें तो प्राइवेट भी होते हैं, टोटल प्राइवेट भी होते हैं, समझ रहे हो? तो वहाँ पे आपको फंसना नहीं है। यस सर। सर तो क्या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका भी कभी कभी स्टेक हाई रहता है? देखो सबसे पहले तो हो सक अगर आप पूछ रहे हो कि क्या कर सकता है पूछना चाहते हो, तो एंटिटीज which are having more than 51% stake by government, in that case it can be done। ठीक है, बट कोऑपरेटिव, क्योंकि प्राइवेट कोऑपरेटिव भी होते हैं, अगर सिर्फ यूपीएससी कोऑपरेटिव बोल रहा है तो वो सही नहीं होगा। ठीक है ना? ओके सर। हाँ, अगर कह दे ऑल कोऑपरेटिव ऐसा कुछ। ओके सर। अभिजीत। हेलो, यस अभिजीत। सर लिटरल सेंस में जो देखा जाए तो मतलब रशिया ऑफेंसिव मोड पे अभी वार पे है ना यूक्रेन के साथ। लेकिन यूएसए और नाटो के पर्सपेक्टिव से वो लोग मतलब ऑफेंसिव रियलिज्म फॉलो कर रहे हैं, मैक्सिमाइजिंग पावर मैक्सिमाइजिंग स्ट्रेटेजी। लेकिन रशिया मतलब अभी उसको कुछ रिप्लाई देना था ना, मतलब उसको अपना डिफेंस भी करना था, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि मतलब वो डिफेंसिव रियलिज्म फॉलो कर रहा था, या फिर ऑफेंसिव, या फिर पुराने क्लासिकल जो अपना ये है रियलिज्म, पावर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने वार कर दी। मतलब डिस्टिंक्ट डिवीजन नहीं कर सकते क्या सर, मतलब ऐसे किसी भी इवेंट पे? नहीं, ऐसे डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्हेन आई से ऑफेंसिव रियलिज्म, तो ऑफेंसिव रियलिज्म मैंने बैंड वैगनिंग का भी इस्तेमाल करा है। तो यानी कि वो ऑफेंस कर रहा है सो दैट इट कैन डिफेंड इट्स बॉर्डर्स। यूक्रेन स्ट्रांग हो, नेटो की फोर्सेस वहाँ पे आए, उससे पहले हमला कर देना, दैट इज ऑफेंसिव रियलिज्म। और जब ऐसा होता है तो इसमें पावर बैलेंसिंग का भी इस्तेमाल होता है। समझ रहे हो ना कि पावर मैक्सिमाइजर है ना, बैलेंसिंग की जगह वर्ड यूज करो पावर मैक्सिमाइजेशन, तो पावर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता रहता है। ठीक है। अमनदीप। सर और एक था जी, पूछिए भी सर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नर किसके मतलब एडवाइस पे अपॉइंट करता है? वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि सर? मतलब यस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आईजीपी में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, येट इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वीक बॉडी। मतलब इससे एक इंटरेस्टिंग ट्रैप क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई क्या उसको हटाया जा सकता है स्टेट द्वारा? नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन्ड है इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एंड टू इंश्योर दैट इट इज इम्पार्शियल फॉर द रिमूवल इंटरवेंशन ऑफ सेंटर इज रिक्वायर्ड। गवर्नर को सर ऊपर से आदेश आता है क्या, मतलब अपॉइंट किसको करना है, या फिर कैसे स्टेट? जी हाँ, स्टेट का भी रोल होता है इसमें, लेकिन इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके। अमनदीप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मेरा एक क्वेश्चन था, डिस्कस द पावर अप्रोच टू द स्टडी ऑफ आईआर। डिस्कस द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। डिस्कस द पावर अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स।
सर इसका किस तरह से स्टार्टिंग एंड सम अप किस तरह से करेंगे? यहाँ से कर सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ द आईआर थ्योरी से? कर सकते हैं, बट द वर्ड पावर इज मेंशन, तो डायरेक्ट जो है उससे मत करिएगा, केवल इवोल्यूशन फेजेस से मत करिएगा। यू शुड फोकस ऑन द वर्ड पावर। एक्चुअली ये अभी तक हमने कवर नहीं किया है, अभी आगे आएगा। ये आपका एक टॉपिक आएगा की कॉन्सेप्ट्स, उस यूनिट में हम डिफरेंट टाइप ऑफ पावर की बात करेंगे, तब जाकर आपकी समझ बनेगी इसके बारे में। वो कॉलेज का एक असाइनमेंट था, उसी में ये क्वेश्चन था और वहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ था इसका मतलब अल्टरनेट वर्ड यूज होता है रियलिज्म में पावर का जो, तो रियलिज्म वाला कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं? डालेंगे, रियलिज्म में तो पावर का इस्तेमाल होता ही है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ पावर का भी आप इसमें यूज करेंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अभी। ओके सर। एंड सर मेरा ये था नेक्स्ट कि वो जितना भी क्रक्स होता है वो सारा कंपाइल क्रक्स नहीं मिला अभी तक। आप उसको डाउनलोड करके ना, बेस्ट ये है उसको ऐड कर लीजिए। नहीं सर, एक एक करके मिलता है, वो भी क्लास के बाद मिल रहा है, तो क्लास के बिफोर मिलेगा तो वो ज्यादा बेटर। क्रक्स तो आपको क्लास के पहले मिलता है। अगर 5 तो सर एक एक ही मिल रहा है, तो एक बार सारा कंपाइल, जैसे बाकी सब्जेक्ट में एक बार पूरा सब्जेक्ट का मिल गया है, इसमें नहीं मिला है अभी। एज इट अभी क्या है, सिस्टम ये बनाया हुआ है कि 5 डेज का जैसे कोई चैप्टर है, यूनिट है, तो उस यूनिट का पहले दिन मिल जाता है क्रक्स। बाकी किसका मिला है आपको? सर सिर्फ अभी तक मुझे मेरे डैशबोर्ड पे दिखा रहा है फर्स्ट क्लास पर। आपने कब ज्वाइन किया बैच? 17 तारीख को नहीं सर, 17 जुलाई को। हाँ, तो हमने अभी यूनिट स्टार्ट की ना अप्रोचेस वाली, तो पहली यूनिट का आपको एक साथ दिखा रहा होगा, है ना? तो अब आगे बढ़ेंगे तो हर एक यूनिट का वो एक साथ दिखाता चला जाएगा, एक साथ ही मिलेगा, हर एक यूनिट का एक साथ मिलता चला जाएगा। नहीं तो सर पहले के जो क्लासेस थे ना सर, उसमें वो जितने भी यूनिट वाइज सारे एक साथ ही मिल गए थे, तो एक बार प्रिंट निकाल लिया था। कौन सी क्लास? मतलब जितना भी सर जीएस की क्लासेस हुए हैं सारे का, जीएस की सारी क्लासेस का एक किसी जगह पॉइंट पे डाउनलोड मिल गया था आपको? ये सर जैसे कि ज्योग्राफी की जो जीएस की क्लासेस हुई, उसमें जितने भी यूनिट है 30-40 यूनिट सारे एक साथ मिल गए थे फर्स्ट डे 1 में ही सर। हिस्ट्री में भी डे 1 पे ही मिल गया था। अच्छा, तो लाइव क्लासेस नहीं थी, लाइव पहले से रिकॉर्डेड रखी हुई थी क्लासेस उस पे? नहीं सर, क्लासेस तो जो कंपाइल क्रक्स होता है ना सर, वो सारा एक साथ मिल गया था, और पीपीटी तो सर क्लास के साथ ही मिल रहा था। ऑप्स टीम को मैंने ये बोला हुआ है, बट हमारा सिस्टम ये है कि क्रक्स जो है यूनिट के हिसाब से मिलता है। इफ यू आर सेइंग दिस तो दे कैन चेक। आप अपना बैच नंबर बताओ जरा। सर फाउंडेशन बैच 3 सर। चेक करवाना इसको, अगर ऐसा हो सकता है तो दे सकता है। ठीक है, ओके सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। एंड स्टैंडिंग नाउ, एंड सर प्लीज अपलोड दिस डाउट सेशन आल्सो सर। हाँ, इसको शिवम अपलोड करा देंगे ध्यान से। दिव्यांगी, पूजा, गौरव को अनम्यूट कर दीजिए आप। गौरव से। यस सर। यस दिव्यांगी। Hello sir, good evening. Hello, good evening. I have not studied enough, neither have we covered enough to, I don't have more questions. I just want you to tell me whether I'm moving in the right direction. So I'll start with the first part. We completed Plato, and then I went back to do some readings, and I understood the allegory of rings and allegory of caves. So allegory of rings, I wanted to connect it to power, and how power, when it is not enough and it's not institutionalized enough, it can go unchecked. And allegory of caves, I wanted to connect to hegemony, and how to break hegemony. There needs to be enough collective, there has to be enough collective consciousness to actually combat hegemony in that sense. This was one analogy that I wanted to check with you whether it is correct or not. Okay. And second is the rising food security, the rising food insecurity in the world, water resources in the world, and the third thing is I'm forgetting. So for food security, I had one question. I understood that Ukraine's market is being replaced. Like initially it was catering to one market, but now Ukraine is catering to another market because of the war. And Russia is trying to come up as the world leading exporter of wheat. So one, I'm trying to understand what is the end game for Putin, because I'm understanding what he's doing. I'm understanding why it's a strategy. It's a realistic strategy of warfare.
but I'm unable to understand the short-term benefit of the war because I'm not able to understand how will we combat food security and also rise in power to become the world's biggest exporter in wheat. So I'm not able to understand that conundrum, possibly because not read enough of it. Then I have a question on the currency. As to, I've seen a lot of Indians also dealing in Chinese currency with Russia, and I understand that Russia doesn't want us to deal with Indian rupees because we have a trade deficit with them. So, does this devaluation and revaluation of Chinese currency in any way going to hinder its yuan hegemony, as we call it? Like, will it hinder it? Like they revalue and devalue it constantly. So, is that going to be a problem when they become right there? And then I have France and Africa. I realized that Africa was also having energy crisis. They're also having food security crisis. What is their relationship with France, and how is Ukraine and Russia's war either helping in that relation or de-assimilating that relation? This is the broader question. मैं एक एक And the EU division between East and West. अच्छा, मैं एक एक करके आता हूँ। सबसे पहले कई क्वेश्चंस ऐसे हैं इसमें दिव्यांगी कि देयर इज नो वन आंसर। मतलब सबसे पहले आपको ना उसका ब्रॉड बैकएंड समझना पड़ेगा। पहले स्टार्ट करता हूँ। आपने कहा कि मैंने प्लेटो पढ़ा था, तो प्लेटो आपने क्या क्लास से पढ़ा था? No, sir. आपने खुद पढ़ लिया I था? read Plato's Apology of Socrates. ठीक है, ठीक है। तो आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं कि इज इट कनेक्टेड टू दिस कि भाई पावर और काउंटर हेजेमनी, राइट? सबसे पहले ध्यान रखना कि किसी भी थिंकर के किसी आइडिया का जब हम एग्जाम में यूज करते हैं तो इवेल्युएटर लुक्स वेदर यू हैव अंडरस्टूड द कंटेक्स्ट ऑफ द थिंकर, यानी कि उसने उस शब्द का इस्तेमाल, उस एग्जाम्पल का इस्तेमाल किस लिए किया है, वेदर यू अंडरस्टूड दैट और नॉट। Reality shadow of ideas. That is one statement which is connected to this analogy of allegory of caves, right? है ना? Yes. तो ये कंटेक्स्ट है। तो सबसे पहली बात तो क्लियर होनी चाहिए कि भाई जब क्वेश्चन आएगा P1 ऐसे में तो मुझे एग्जैक्टली जो प्लेटो का कंसर्न था उसका कंटेक्स्ट था, उसी के हिसाब से मुझे यहाँ पर आर्गुमेंट्स को रखना होता है। ठीक है? तो सर अगर क्वेश्चन आया कि वॉरफेयर चल रहा है और मीडिया इनपुट है या फिर इको चेम्बर्स बने हुए हैं मीडिया आउटपुट के, तो आई कैन यूज एलेगरी ऑफ केव्स इन ऑर्डर टू से दैट माय माइंड मास इज बीइंग फॉलोड। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि स्कोर करने में जब P1 ऐसे पे क्वेश्चन आ रहा है तो स्ट्रिक्टली हमें फोकस करना है कि इस क्वेश्चन का डिमांड प्लेटो है तो प्लेटो पे यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन IR में आ रहा है और IR में ऐसा कोई क्वेश्चन है जैसे कि आपने थीम में भी बताई, ठीक है, तो डेफिनेटली यू कैन यूज इन अ वे कि हमेशा ऐसा होता है कि रियलिटी शेडो ऑफ आइडियाज, तो अल्टीमेटली एक नया पैटर्न, नई थिंकिंग हमेशा इमर्ज हो सकती है। हो सकता है कि व्हाट वी कंसिडर एज ऑफ नाउ कि यही वर्ल्ड है। तो जो आपने पॉइंट बताया ना, इसके लिए जो बेस्ट वर्ड है दैट इज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। So when I'm going to actually explain you social constructivist approach of international relations theory, so you will connect it well with this allegory of caves. तो वहाँ पर allegory of cave की जगह आप अगर टर्म यूज करेंगे social constructivist theory, post modernist approach, तो वो जो है ज़्यादा बेहतर लिंक भी देगा और जो आपने सीखा उस एग्जाम्पल में, उस एग्जाम्पल में वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। Are you getting the point? Getting the point. I'm also getting that I need to be limited when I'm using dilemmas. Because these are essentially dilemmas that I'm using in my answer. Exactly. So it has to have a very bigger connection to the thesis that I'm writing at that point. Exactly. और उसके बाद फिर आपने जो ये क्वेश्चन पूछा था अभी लास्ट में, एक तो आपने पूछा था कि रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन से इम्पैक्ट होगा क्या जो चाइनीज़ करेंसी की हेजेमनी पे। बिल्कुल होगा। यूएस डॉलर की हेजेमनी का एक बड़ा रीज़न है कॉन्फिडेंस इन यूएस इकोनॉमी, बट इज़ चाइना एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस टू द वर्ल्ड? नो, दैट इज़ नॉट। तो ऐसे में जो डिवैल्यूएशन होता है, सो दैट्स एन एक्सरसाइज विच इम्पैक्ट्स दिस क्रेडिबिलिटी। तो आंसर इज यस। फिर एक क्वेश्चन आपने अफ्रीका से पूछा और न्यू ईस्ट वेस्ट से पूछा। तो जैसे मैं पेपर 2 सेक्शन बी में जाऊंगा
तो वहाँ पर अलग से टॉपिक आएगा आपका, तो उसमें मैं बताऊंगा। प्लस आपका एक यूनिट है चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, तो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में हम इन सारी थीम्स को कवर करते हैं कि अब जो चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इस पर क्या क्या क्वेश्चन थीम बन सकती हैं, कहाँ कहाँ इसके पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं। तो जब आपको ना ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, तो केवल एक जवाब नहीं आप ढूंढोगे। जैसे अभी आपने कहा कि वेदर रशिया वांट्स टू बिकम दिस ग्रेन में वो मतलब मेजर लीडर बनना चाहता है, उसमें शॉर्ट टर्म क्या गेन हो हाईएस्ट रहा है। एक्सपोर्टर फॉर व्हीट। हाँ, हाईएस्ट एक्सपोर्टर। तो इसमें कोई कॉन्डम नहीं है एक्चुअली। अगर वॉर होता है तो उसमें कितने सारे फ्रेगमेंट्स रहते हैं, आपके एडवांटेजेस के भी और प्रोबेबल डिसएडवांटेजेस के भी। तो केवल है ना, तो दे आर वेरियस डायमेंशन। तो वो सारे डायमेंशन जब कनेक्ट हो जाएंगे तब ये मतलब ये इस पर बात करना ज़्यादा सटीक होगा। क्लियर है? Yes, sir. And last one question. Water treaties, sir, I've seen throughout the world, the disputes are either border dispute or water dispute, which is basically water draining into some other region. Okay. I'm not able to understand why hasn't there been an international organization, as we call it, the liberal idea, कि मतलब there should be an international organization dealing with all of this. Why isn't there national bilateral? I know that दो कंट्रीज के बीच में है कि तुम इस तरीके से अपना इशू करोगे, हम ऐसे छोटा सा कमीशन बनाएंगे और हम इस पे बात करेंगे। But in the long term, it is going to impact the water security and also health. So then this falls under the national interest colloquium, जैसे बोलते हैं। और एक और चीज है, अब जैसे फॉरेन पॉलिसी अभी हमने पढ़ा रियलिज्म में एंड आइडियलिज्म में कि देयर इज अ नेशनल इंटरेस्ट एंड देन देयर इज अ फॉरेन पॉलिसी। Now every national interest is being changed because of the foreign policy or any act of foreign state actors or anybody else. अब जैसे रशिया यूक्रेन हुआ तो हमारे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलपीजी पॉलिसी पे दिक्कत पड़ी, हमें बंद करना पड़ गया थोड़े टाइम के लिए। तो ये तो इंटरकनेक्टेड है ना सर, ये तो अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे भी तो इसमें इंटरकनेक्टेड पैनल। तो इसको अलग कैसे करें फिर? हाउ डज रियलिज्म आंसर इट? अभी ना एक जैसे आपने ना अभी फॉरेन पॉलिसी, नेशनल इंटरेस्ट, अभी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें ना मर्ज हो रही हैं। अभी ना आपके एक टॉपिक है P2SA का टॉपिक नंबर 1, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं, और आपका भी टॉपिक है की कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें नेशनल इंटरेस्ट है। तो अभी क्या है कि नेशनल इंटरेस्ट के बारे में ना थोड़ा जब हम वाइडर समझ लेते हैं तो हम इन वर्ड्स का यूज़ करना बेटर जान जाते। जैसे आपने कहा कि यार ये इम्पैक्ट है रिवर पे हम वी आर नॉट हैविंग दिस बॉडी काइंड ऑफ सेटअप ऐसा। तो जब आप इसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि दीज काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स आर ओनली मेड व्हेन टू नेशंस who are party to this conflict, they agree upon this. So if other one is not agreeing, so how can you think of these kind of arrangements, right? And एक आपने कहा कि बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है या फिर वाटर कॉन्फ्लिक्ट है, तो इट डिपेंड्स ऑन द हिस्ट्री। जैसे इफ यू लुक एट साउथ एशिया, तो साउथ एशिया में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि आवर बॉर्डर्स वर ड्रोन बाय colonial emperors, मतलब colonial powers, and they were not having that much regard that what kind of conflict it is going to create in future. But if you look, it was in their interest. Yes, but if you are talking about this particular topic in wider context of IR, तो हमें फिर ओवरऑल का भी सोचना पड़ेगा ना कि यार ऐसा ऐसे कहाँ कहाँ होता है, क्या होता है, इसके लिए क्या अरेंजमेंट है। And last तो आपने जो पूछा था कि whether I am going in right direction, तो मुझे लगता है कि you are going in right direction. The best part is you are interlinking things from the knowledge which you are having as of now. ठीक है, that is good thing. अब आगे आप बढ़ेंगे ना, बस रिविजन, राइट, क्रक्स को रिवाइज करना वो ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम ना एक जो हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली, अब उससे हम इंटरलिंक करने लगते हैं, लेकिन उसमें जो अलग अलग पॉइंट थे ना उससे हम कनेक्ट नहीं हो पाते, तो वो अंडरस्टैंडिंग मतलब वो डीपन नहीं हो पाती, फिर आंसर में रिफ्लेक्ट नहीं होती वो। Yes, sir. Actually, sir, I have studied all of this while I was in my college. So I am understanding the linkage, but there is just one specific problem that I wanted you to address. We used to get course manuals for our subject. I didn't do BA, I did my BBA and law. So I don't know pol science as intricately as I know my subject. So it would be a very helpful thing
if you could help us get a course manual kind of a thing for pol science. Like, I think you're understanding what I'm trying to say. Just say, I know that Socrates is there, Plato is there, Aristotle is there, but Kant we have. There's some relevance of Immanuel Kant also. There's some relevance of Dworkin also. I just want you to give us that guide, so people who want in our class can flourish on that guide. People who don't want obviously can follow the class schedule. बस वो छोटा सा गाइड अगर आप प्रोवाइड कर देते हैं। मैंने ना डिटेल नोट्स दिए हुए हैं नंबर 1, तो वो हैंड रिटन नोट्स है ना चारों सेक्शन के टॉपिक्स के वहाँ पर दिए हुए हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट क्रिस्प 1, तो क्रिस्प 1 हमने क्या करा है कि हर एक टॉपिक की बेस अंडरस्टैंडिंग, ये तो बात पक्की है कि उस टॉपिक में जो स्कॉलर्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स हमें लग सकता है, है ना। उसका अलग से कोड किट भी दिया हुआ है, दैट PDF इज देयर। तो अगर केवल आप उसको गो थ्रू करेंगे ना, तो दैट विल वर्क एज अ, यू कैन से ब्रॉड आइडिया आपको मिल जाए कि हर एक टॉपिक में ये मेजर आर्गुमेंट है, ये लोग दे रहे हैं और ये इसका इंटरलिंकेज है। तो वो ठीक है सर, वहां से निकाल लेते हैं। हाँ, वो शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे, सर्च में जाना फाइल में और कोड किट टाइप कर लेना, तो उसमें आ जाएगी वो PDF हर एक टॉपिक का। हाँ सर, कोड किट तो देख लिया सर मैंने, हाँ दैट आई सॉ, बट आई जस्ट वांटेड टू गेट दोज रीडिंग। मतलब अब मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे अभी हमने खत्म करा सॉक्रेटिस, प्लेटो और ये लोगों को खत्म करा, मैकियावेली खत्म करा, प्रिंस मेरी पढ़ी हुई थी। तो व्हेन यू वर टीचिंग प्रिंस आई कुड अंडरस्टैंड मैकियावेली वे मच बेटर देन आई वुड अंडरस्टैंड एरिस्टोटल, लेट्स से, बिकॉज़ आई हैव नॉट डन एनी रीडिंग ऑन एरिस्टोटल। प्लेटो आई हैव डन, so I just want you, if you can help us get those readings. If in case I'm having a little trouble understanding someone's ideology, I can just go back to the reading, and interpretation सर बहुत different हो जाता है ना, एक एज का interpretation versus somebody else's interpretation. So just for that, I just need readings, nothing else. ठीक है। And Crux you are following? That's all, sir. Yes, sir. Crux I'm following your news, weekly letters, and the code kit. The code kit is good enough to frame answers. I've understood one thing, like a topic, and then when you're framing an answer, you can obviously always use the code. Yes. To frame that answer, and as a grand strategic design for the answer. But I think we're too early to write answers. Yes, I think we need to be 6 months into the course to write answers. So I am following the Crux and the code kit. It was a huge help. I did my mind mapping on all subjects from it. So thank you so much for that, providing us with that. Great. But just the reading, sir. If you can just link or something else, or give me a website or something, जैसे Hedestalic studies करके है जहाँ पे कुछ मिल जाती हैं, तो वो बस बता दीजिए। बाकी तो I'm following Happy Mohan also and C Rajamohan also. ठीक है। So it was enough help. ठीक है। So that we are actually including in our newsletter additional reading वाला part. But if you want additional reading, मतलब per se with the topic, that can be given as well. So I'll ask the team. Thank you so much. ठीक है, okay, thank you. Gaurav Singh, man standing. Gaurav Singh आवाज़ नहीं आ रही आपकी। पूजा चौधरी, कोई नहीं रहना चाहिए आज, सबके डाउट कवर होंगे। पूजा इज एक्चुअली अब ऊपर है, इन्हें म्यूट कर दीजिए। यस, ऊपर आप देखिए प्लीज। गौरव आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस पूजा, मुझे डाउट था, जो आप क्लास में एग्जांपल्स देते हैं, जो भी या तो पार्टी पॉलिटिक्स से हुए या जो भी आप एग्जांपल्स देते हैं, सर हमें एग्जांपल्स एक्चुअली पता नहीं होता, उस मोमेंट हम उसको समझ जाते हैं क्योंकि टॉपिक समझना होता है, फिर हम उसको आंसर राइटिंग में कैसे करें? देखो, आंसर राइटिंग के लिए जो एग्जांपल ज़रूरी हैं वो आपके नोट्स में ऑलरेडी आएंगे, डोंट वरी। व्हेन आई एम गिविंग एग्जांपल्स, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल्स बाय विच आई लिंक डिफरेंट टॉपिक्स, राइट? तो उसका पर्पस है कि आप थोड़ा समझ उसमें बनाओ। कई बार मैं बियॉन्ड टॉपिक जाकर बात करता हूँ, उसका रीज़न होता है कि थोड़ा और बैकग्राउंड में जाकर मैं आपको बता सकूँ कि ये चीज़ें इमर्ज कैसे हुई थी, राइट? सो दैट्स द रीज़न। तो आप जो है अपने अगर क्रक्स को रीड करेंगे ना, तो उससे यू आर गोइंग टू गेट सो मेनी एग्जांपल्स। सर मैं क्रक्स रीड करती हूँ तो काफी आर्टिकल्स हैं। एक्चुअली सर मैंने अभी प्रिपरेशन अपनी की है और स्टार्टिंग ही मैंने PSIR से किया है। ठीक है। तो अभी मुझे GS को भी करना है। ठीक है। और अभी नेक्स्ट ईयर मेरी एज हो जानी है, मतलब इसी साल ही जाएगी, नेक्स्ट ईयर मैं सोच रही हूँ अटेम्प्ट कर लूँ अगर मेरा सब अच्छे से चलो। Is it possible, sir?
Yes, yes, it is possible. Within this time if you work well, हो जाएगा कवर अच्छे से. सर मोस्ट ऑफ द टाइम तो मेरा PSIR नहीं चला है, मैं अपनी चीज को टाइम ही नहीं दे पा रही. 3 hours 45 minutes देने हैं आपको. स्पेसिफिक ये टाइम रखिए. 45 इनफ नहीं लगते अभी. अब जैसे आज आपने कराया, अभी मैं उसको क्लास रीड करूंगी तो 45 मिनट से भी ज्यादा टाइम लगता है उस रिवीजन करने में. ठीक है, स्टार्टिंग में ज़्यादा लगेगा, लेकिन ग्रेजुअली वो, जब मैं 45 मिनट्स बोल रहा हूँ इस वजह से बोल रहा हूँ कि ग्रेजुअली आपकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि समझ जब बनती चली जाएगी ना वर्ड्स के बारे में. जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने पहली बार सुना से स्ट्रक्चरल रियलिज्म, लेकिन कल भी हमने इस पर बात की थी. अगर कल उस पर मान लीजिए 45 मिनट्स 1 hour हमने रिवाइज कर लिया होता, तो आपको नहीं लगता कि आज वो लिंक करके हमारा टाइम थोड़ा कम होता? क्योंकि वो टर्म्स जो हैं उसका मतलब हम कल भी समझे थे, आज केवल उसी पे कुछ एडिशनल टर्म समझे हैं. बेस वही है रियलिज्म, हमने ऐड किया स्ट्रक्चरल रियलिज्म, ऑफेंसिव रियलिज्म, डिफेंसिव रियलिज्म. तो वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी. वो धीरे धीरे टाइम रिड्यूस होगा जब बेसिक्स की समझ बनेगी. सर न्यूज़पेपर में भी काफी टाइम जाता है. मैं स्टडी सर है हिंदू का एनालिसिस कराते हैं वो, तो उसमें भी काफी टाइम क्या मतलब उसको मैं थोड़ा स्पीड करके और सुन लेती हूँ. तो आपने जैसा कि रीडिंग करो, तो मैं सर रीडिंग नहीं करती सो दैट मेरा टाइम सेव हो. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग मतलब कैसे बनाना है समझ नहीं आता. देखिए क्लास के बाद आपको रीड करना होगा, क्योंकि लिखने के लिए दिमाग में स्टेटमेंट ज़रूरी हैं. आपने जैसे कहा कि काफ़ी टाइम लग जाता है, सबसे पहले अपनी लैंग्वेज से ना काफ़ी वर्ड हटा दो. ठीक है, आपने UPSC क्लियर करनी है, तो जाहिर सी बात है आपका जो टाइम होगा, आपके जो एफर्ट होंगे आपके फ्रेंड से अलग होंगे, आपके आसपास के लोगों से अलग होंगे. एक बात भी बिल्कुल क्लियर है कि जब हम शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की, तो उसमें हमारे एफर्ट ज़्यादा लगते हैं. जब हम उसमें थोड़ा थोड़ा एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं तो हमारे एफर्ट कम लगते हैं. ये बात समझते हो? यस सर. तो ऐसा ही आपका यहाँ पर होगा. आपने ट्रैक एटलीस्ट सही पकड़ा हुआ है कि भाई आप एनालिसिस भी देख रहे हो रोज, राइट, और उसमें से कुछ पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो. तो अल्टीमेटली यस सर, सिलेबस के टॉपिक पे पॉइंट एक्सट्रैक्ट होने चाहिए, है ना? तो सर देखो आप न्यूज़ फाइंड करते हो तो एक्चुअली समझ नहीं आता, क्योंकि इतनी सारी वीडियोस वगैरह भी इंटरनेशनली क्या हो रहा है इंडियन में, मतलब ये सारी चीजें होती हैं, तो एक देख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. क्योंकि एक मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, तो उसमें प्लान थी कि जो अर्जेंसी वाला काम है, जैसे कि GS है, डेली क्लास के बाद रिवीजन करना ही करना है, तो मैं इसको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करती हूँ. सबसे पहले ये करती हूँ, न्यूज पर भी होता है. बहुत अच्छा. फिर बाद में जब आता है कि अब बाहर से क्या चल रहा है और भी इश्यूज हैं, सो दैट हम इंटरलिंकिंग कर पाए, ये पॉसिबल नहीं हो पाता था. तो इसके लिए समझ नहीं आता कैसे मैनेजमेंट का क्या करना है, और सब काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टार्टिंग. आपको अपने टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, GS, ऑप्शनल और आपका करंट. यस. एक बात क्लियर है? करंट यही है सर, है ना? यस सर. और दूसरी बात कि भाई आपको बहुत सारी वीडियोस नहीं देखनी. आपने कहा इतनी सारी वीडियोस आती हैं, आपको अपने सोर्स फिक्स कर लेने हैं और उसी को रूटीन में फीड, मतलब उसी को रूटीन में आपको करते रहना है. सो दैट्स द ओनली वे, यही करना है. सर आप इंडियन एक्सप्रेस के भी एडिटोरियल्स वगैरह साइन करते रहते हैं. सर मैं द हिंदू का अगर प्रेफर करूं तो ये ठीक है? वो ठीक है, दैट इज गुड. सर एक ही न्यूज़पेपर फिलहाल के लिए मैंने स्टार्टिंग से थोड़ा, जब मैं अभी सर मेरा कॉलेज एंड हुआ है 2 महीने पहले, तो तभी मैंने ये 2 महीने से PSIR अपना स्टार्टिंग ही इसी से करी. फिर मुझे ये डाउट होता है कि अगर मेरा इतना टाइम PS में जाएगा तो मैं GS कैसे कवर करूंगी अगर मेरा नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करने का प्लान है तो सर इसमें थोड़ा सा डाउट होता है. पता नहीं, लगता है कि शायद कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर ही मुझे करना होगा ट्राई. अच्छा, आपको ये तो पता होगा लोग करते हैं, इतने टाइम में ही करते हैं. ये सब करते हैं, तभी तो मैं मतलब कर रही हूँ कोशिश कि मुझे भी करना है. अगर 6 महीने में भी 7 महीने लोग प्रैक्टिस करके कर सकते हैं अपना, तो बस करना है तो करना है. अगर आपने ये ठान लिया कि करना है तो तरीके निकल जाएंगे. अगर सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस ऐसी हैं वैसी हैं, उस पर चलोगे तो वो रास्ते दिखेंगे नहीं. अभी जैसे एक स्टूडेंट ने कहा था ना, वो एलिगरी ऑफ केव का एग्जाम्पल. एलिगरी ऑफ केव के एग्जाम्पल में प्लेटो क्या कहते हैं? रियलिटी शेडो ऑफ आइडियाज.
अगर आपके आइडियाज़ में ये है काफ़ी टाइम जा रहा है, नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी तक नहीं हुआ, सो इट्स लाइक कि वो शेकल्स ऑफ पास्ट अभी भी हैं, वो बेड़ियाँ बंधी हुई हैं पास्ट की, अभी तक नहीं हो पाया तो अब कैसे कर लूँगी। कर तो रही हो एफर्ट, लेकिन मन में डर वही रहता है। तो इसकी वजह से अगर आप डर है कि इसकी वजह से द हिंदू अगर आप देखती भी होगी तो उससे वो वैल्यू शायद निकलती नहीं होगी, पॉइंट एक्सट्रैक्ट नहीं होते होंगे, हो सकता है। रिवीजन अगर करती होंगी आप तो ऐसा हो सकता है कि रिवीजन से भी जो पॉइंट एक्सट्रैक्ट होने चाहिए वो नहीं होते होंगे, तो इस वजह से फिर लगता होगा यार मैं करी क्या रही हूँ फिर। नहीं सर, ऐसा नहीं लगता, डेली मोटिवेशन रहता है कि मुझे करना है, मुझे करना है। मैं डेली रात को पूरा मतलब नेक्स्ट डे करके सोती हूँ और पूरा टाइम से करती भी हूँ। मुझे पता है मुझे टाइम बाउंडेड रहना है और मैं इतना करना ही करना है, तो फिर आप टारगेट है करके। तो बस फिर आप बिल्कुल ठीक चल रहे हो। तो आप जो है 3 स्लॉट में डिवाइड करके PSR पे अभी जो आप फोकस कर रहे हो तो लास्ट में आपका टाइम बच जाएगा। यहाँ पर जो मेहनत कर लोगे लास्ट में आपका टाइम बच जाएगा, वो टाइम आपकी फिर अदर जगह जाएगा। ठीक है सर, आंसर राइटिंग का मतलब थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि मैंने किया नहीं, मैंने पहले अपनी मैं जब कॉलेज में थोड़ा बहुत टाइम में अपनी इसको देती रहती थी, मैंने कॉलेज में बहुत एंजॉय किया, तो इस वजह से थोड़ा इस पर ध्यान नहीं दिया। तो कुछ सब्जेक्ट्स की मैंने आंसर राइटिंग करी भी थी, जैसे कि थोड़ा बहुत पॉलिटी में करके देखा था, और जो मेरी पॉलिटी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने साथ ही पॉलिटी अभी स्टार्ट की है बिल्कुल 0 लेवल से। तो जो भी सर कराते थे या साइंस एंड टेक का, तो काफी सारे टीचर्स ने मुझसे ये भी बोला कि हाँ तुम अच्छा कर सकती हो, कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब फिर मैं लिखने बैठ काफी टाइम बाद, तो फिर मुझे ऐसा लगता है यार मैं तो इतना मतलब कर ही नहीं पा रही हूँ। जैसे PSR में ट्राई भी किया और काफी जो भी आप आंसर क्वेश्चन देते थे मैं आंसर भी सेंड की थी, और कहीं ना कहीं जब आप बताते थे और प्रॉक्सी आंसर से, तो मुझे पता चलता था कि हाँ मेरी ये मिस्टेक्स हुई हैं, मैंने रिपीटेशन किया है, तो मुझे ये रिपीटेशन नहीं करना वर्ड्स का। बट 2 टेस्ट हो गए, मैंने एक टेस्ट तो क्या था कि मैं अपने घर पे थी तो मैं कुछ रिवाइज नहीं कर पाई, मैंने इसलिए नहीं दिया। सेकेंड टाइम में सर मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं अपना कर रही थी, फोन वगैरह मैं साइड में रख देती हूँ, देखती मुझे पता ही नहीं चला, और टेस्ट का टाइम हो गया। सर मतलब नहीं आ रहा, फिर मैंने करने की भी कोशिश करी तो मेरे पास पॉइंट्स नहीं आए कि मैं लिखूं क्या इसमें, समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब इतना सा मटेरियल है, मैं क्या क्या लिखूं, कहाँ से स्टार्टिंग करूं, कैसे इसको एंड करूं, मतलब इस तरीके से। अगर 5 टॉपिक का टेस्ट है तो जाहिर सी बात है आपको 5 टॉपिक रिवाइज करने हैं, 10 टॉपिक तो करने नहीं है, है कि नहीं? तो कहाँ से रिवाइज करूँगा, मतलब है इन 5 टॉपिक के क्रक से रिवाइज करो। ठीक है, और उस क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन एक पर्टिकुलर सब टॉपिक से है तो जाहिर सी बात है कहाँ से रिवाइज करो, उस पर्टिकुलर सब टॉपिक के जो नोट्स हैं वहाँ से रिवाइज करो। ठीक है, फिर क्वेश्चन आएगा कि भाई क्या लिखें, तो आपके नोट्स में जो कंटेंट है पहले आप उसी के हिसाब से जो समझ आपको आ रहा है वो लिखो। जब फीडबैक आपको मिलेगा तो पता लगेगा कि क्या चीज़ आपको कैसे लिखनी थी, इस तरीके से आप सुधार करते चले जाओगे। ठीक है, ओके। सर ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे अभी तो आपने बोला है कि ऐसे भी हो, मुझे भी यही लगता है, मैं ट्राई भी करके देखती हूँ लेकिन आधा ही करके या तो छोड़ देती हूँ, लेकिन अगर आप क्लास करा देते हो तो मैं उसको करती रहती हूँ, और विद इन टाइम जो आप देते हो, टाइम एक्स्ट्रा भी नहीं लगाती। ठीक है, तो मैं क्लास में तो ये भी है बीच बीच में, तो इससे फायदा ले लीजिए। हाँ ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी क्लास जैसे कि अभी PSIR पूरी हो जाए और उसके बाद हमारे पास ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बेसिकली हो जाएगी, तो हम अगर फुट नोट्स जैसा कि आप बोलते हो कि मैं उसको भी बनाने की कोशिश करती हूँ, तो जो मेरे पास की कॉन्स होंगे, फुट नोट्स होंगे, एक पूरा कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर होगा, तो मैं बेटर आंसर लिख भी पाऊंगी। अगर तो मतलब कोर्स कंप्लीट होने के बाद कोर्स कंप्लीट होने के बाद लिखने की कह रहे हो? ठीक है, तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद लिख लेना दिसंबर जनवरी के आसपास। सर ये है पॉसिबल है? यस सर। हाँ, तभी लिख लेना, और फिर मतलब मैं पूछ रही हूँ ये पॉसिबल है, क्योंकि फिर मैं GS पे भी मैं टाइम वही दे बता सकती रहा हूँ, हूँ। फिर आपका प्रीलिम्स पे फोकस हो जाएगा, समझ रहे हो? तो मैं ये कहूँगा कि बीच में आप जब रिवीजन करते रहोगे ना, तो रिवीजन जब हो जाए, कुछ टॉपिक्स का अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तब लिखने की कोशिश करना। 6 महीने बाद लिखना स्टार्ट मत करना, क्योंकि कम टाइम रहेगा आपके पास। ठीक है, ओके सर, ठीक है। उपेंद्र, थैंक यू सर। थैंक यू। उपेंद्र गौरव को जरा अनम्यूट कर दो, आई हैव माय नेक्स्ट क्लास। उपेंद्र आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। यस
ये सारी है। हेलो, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे बैंड गोइंग एंड पावर बैलेंस में डिफरेंट क्या है? पावर बैलेंस में आप केवल फोकस कर रहे हो कि भाई मेरी पावर दूसरे जो मेरा एडवर्सरी है उससे ज़्यादा हो तो मैं बस ठीक हूँ, जबकि पावर मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कि आपकी पावर का कोई स्टॉपेज नहीं है, आपको पावर बढ़ाते ही रहना है। और बैंड वैगनिंग उसका तरीका है कि जब आप पावर को मैक्सिमाइज करते रहोगे तो उसका एक तरीका ये भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने साथ रखोगे, बैंड वैगन में रखोगे, तो जिससे कि उन सबकी पावर भी आपकी पावर को बढ़ाएगी। अच्छा, और रिवीजन जैसे क्रस एंड पीपीटी और हैंड रिटन नोट्स में फॉलो किसका ज्यादातर करूँ रिवीजन? ज्यादातर टाइम स्पेंड मैं चाह रहा हूँ कि PHIR पर करूँ ताकि मेरा GS पेपर 2 भी कंप्लीट हो जाए और इससे हिट्स 60%। क्रक्स इज द वे, ठीक है। तो सर आंसर राइटिंग फिर अभी हो नहीं पा रही मुझसे। अभी तो शुरुआत है, अगर टॉपिक पहले पढ़ लो, रिवाइज कर लो 3 बार, उसका क्रक्स पे मतलब रिवाइज कर लोगे ना, तो उसके बाद फिर जैसे आज आपने टॉपिक पढ़ा है तो उसका PYQ देखो, टेस्ट दो, जो टेस्ट में जब आप आंसर लिखोगे उस पर आपको फीडबैक मिलेगा, होगी आंसर राइटिंग। मिस मत करो लेकिन टेस्ट को, मैं देख रहा हूँ कितने सारे बच्चे टेस्ट नहीं लिख रहे हैं। तो सर टेस्ट तो अभी स्टार्ट होने ही वाली है ना? हाँ, हुआ नहीं मेरा। तो जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होगा तब लिखना टेस्ट को, जैसे लिखना चाहे वैसा लिखना अपनी तरफ से। बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग में सिखाता भी रहूंगा बीच बीच में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये कि सर न्यूज लेटर के यदि मैं आपके द्वारा प्रोवाइड किया गया वो वीकली एंड मंथली फॉलो करूँ तो सफिशिएंट है ना? या PSR के लिए वो सफिशिएंट है। यस, PSR के लिए वो सफिशिएंट, और GS के पॉलिटी IR के लिए भी सफिशिएंट है। तो चलिए इसी बात पे आज का क्लास करते हैं अंत। तो आई होप कोई भी अब नहीं रहा है जिसका डाउट ना लिया गया हो, राइट। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ख्याल रखिए, रिवाइज करके आ जाइएगा।